हाँ जी। दूसरी समस्या है कि मेरे मोहल्ले में एक भागवत कथा का आयोजन हुआ। मेरे मोहल्ले में रामलीला समिति बनी, मेरे मोहल्ले में कांवड़ सेवा समिति बनी। तो क्या इस प्रकार के आयोजन में किसी प्रकार के टैक्सिंग प्रोविजन लगते हैं? कोठारी सर, यस सर। सुन रहे हैं ना सर आप मेरी बात को? हाँ 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 हाँ, सुन रहा हूँ सर। तो ये समस्या है कि नहीं? एक समस्या और थी जिसको मैंने कल डिस्कस किया था बड़ी लेंथ में। वो समस्या क्या थी कि मैंने ट्रस्ट बना लिया, मैंने एक सोसाइटी फॉर्म कर ली, लेकिन मैंने इनकम टैक्स में उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया अंडर सेक्शन 12 कैपिटल ए। लेकिन चैरिटी में मैं काम कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर टैक्सिंग प्रोविजन किस तरीके से पढ़े जाएंगे? इस पॉइंट को मैंने डिस्कस कर लिया है, लेकिन समस्या मेरी आज की भी यही है। और एक समस्या बताता हूं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने सेठी सर के साथ एक प्लॉट परचेस किया, उस पर मैं कुछ बिल्डिंग बना के पेट को बेचना चाहता हूं। दूसरा प्लॉट मैंने कुलदीप जी के साथ ले लिया है, वहां भी मैं यही काम कर रहा हूं। तीसरा वाष्टे जी के साथ भी मैंने ये काम शुरू कर दिया है। ऐसे केसेस में मेरा जो एसोसिएशन कुलदीप कोठारी जी के साथ है, वाष्टे जी के साथ है और सुनील सेठी जी के साथ है, उसका टैक्सिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या ये पार्टनरशिप है? मुझे इसका आंसर ढूंढना है। एक और मैं रहता हूं, मैंने और सेठी साहब ने एक ऑफिस बनाया इसके अंदर, क्योंकि काफी बड़ा था। सेठी साहब की रिक्वायरमेंट इतने बड़े ऑफिस की नहीं है और मेरी भी रिक्वायरमेंट इतने बड़े ऑफिस की नहीं है, लेकिन हम दोनों ही उस ऑफिस को बाय करना चाहिए। तो सेठी साहब और मैंने मिलकर वो ऑफिस परचेस कर लिया। सेठी साहब ने अपना ऑपरेशन एक अलग पोर्शन में स्टार्ट कर दिया उस ऑफिस के, और मैंने भी अपना एक अलग पार्ट बना के ऑफिस बिल्डिंग कर दी। और सेठी साहब और मैं दोनों काम करेंगे वहां पर। सेठी साहब ने अपने बायोडाटा शेयर किया, मैंने अपना बायोडाटा शेयर किया, लेकिन सेठी साहब का सेटअप अलग है, मेरा सेटअप अलग है। सेठी साहब की मैन पावर अलग है, मेरी मैन पावर अलग है। सेठी साहब की कैपिटल अलग है, मेरी कैपिटल अलग है। सेठी साहब का जो एक्सपर्टीज है वो मुझे नहीं बता रहे, और मैं अपना एक्सपर्टीज सेठी साहब के साथ शेयर नहीं कर रहा, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दैट वेरी पीस ऑफ वर्क मैं और सेठी साहब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यानी सेठी साहब और मेरे बीच में एक लिव इन रिलेशनशिप है। सेठी साहब समझ रहे हैं ना मेरे इशू को? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे सेठी से बीच में क्या है कि भैया जो रिसीट्स होंगी उसको हम आपस में बांटेंगे, खर्चे अलग अलग करेंगे। मेरे खर्चे पे सेठी साहब क्वेश्चन नहीं करेंगे कि तुमने उस आदमी को क्यों हायर किया, ये तो मेरी कॉस्ट है। सेठी साहब खुद लग रहे हैं या अपने बच्चों को लगा रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, ये आपसे नहीं पूछूंगा। हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है, मेरा पर्पस ये है और सेठी साहब का पर्पस ये है कि हम उस एग्रीमेंट के अनुरूप अपने क्लाइंट को सर्विस दें। अब ऐसे केसेस का क्या फेट है? एक और समस्या सेठी साहब मेरे सामने आई है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद और उसकी बिल को जब 4 से 5 साल लग रहे हैं मुझे। आप समझ रहे हैं ना सर मेरी समस्या क्या है? बिल्कुल। डेथ तो हो गई 1 तारीख को, और उसके 4 साल 3 साल उसके द्वारा जो एग्जीक्यूट बिल की गई थी या नहीं की गई थी, दोनों सिचुएशन में उसकी जो एस्टेट है उसको डिस्पोज करने के बीच में 3, 4, 5 साल का पीरियड लग गया। अब उस मरे हुए व्यक्ति की रिटर्न कैसे फाइल होगी? ये समस्या है कि नहीं? बिल्कुल है। अब एक और समस्या जो कहानी घर घर की है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
कि एक व्यक्ति है जिसका फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत साउंड है, लेकिन उसका कोई सक्सेसर नहीं है सर। ये पहली समस्या मैंने आपको बताई है। दूसरी समस्या क्या है? एक डॉटर नहीं है, उसके कई सारी डॉटर हैं। शादी हो चुकी है। एक लड़का है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अर्नेस्ट एंड यंग में वो काम कर रहे हैं। उसने अपने पिताजी से साफ कह दिया कि मैं दुकानदारी अपने जीवन में नहीं करूंगा। कोठारी सर, आप भी प्रेजेंट रहे सर, आपका भी जरूरत है यहाँ पर। अब ऐसे में बताइए मैं क्या करूं सर? मैं दुकान को बंद कर दूं, आज से अपने आप को निकम्मा बना लूं, या बेटी जमाई जिनका भी मेरे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको मैं जबरदस्ती उनका काम छुड़ा कर, उनके एंसेस्ट्रल और पेरेंट्स को छोड़कर उनको ज्वेलर की दुकान पे बैठा दूं, या लड़के की चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कि अर्नेस्ट एंड यंग में काम करता, उसका भी पैकेज है, उसकी नौकरी छुड़ा के उसको दुकानदारी पे बैठा दूं जिसने कि मना कर दिया है। अब मैं क्या करूं सर, मुझे बताएं पहले तो। एक और समस्या मैं बता रहा हूं। एक व्यक्ति है, उसके 3 बेटे हैं या बेटियां हैं, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें, मैं मेरे उदाहरण को आप स्पेसिफिक ना लें, इंटेंट को आप एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगी मेरी समस्या क्या है। 3 बच्चे हैं, एक बच्चा सिटी सर बहुत वेल ऑफ है, ही इज इन करोड़। एक बच्चा नौकरी कर रहा है सर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, वो अपना जीवन यापन आनंद से कर रहा है। एक बच्चा सर शराबी है, जुआ है, घर में रोज उपद्रव करता है आपका। अब ऐसे केसेस में बात क्या करे सर, आप मुझे बताएं। सोचे सर मेरी समस्याओं को कि मैं किस समस्याओं को एड्रेस करने के लिए आज आपके साथ हूं। एक और समस्या बताता हूं। घर में ये समस्या कहीं ना कहीं आपको मिलेंगी अपनी सोसाइटी के अंदर, आपके क्लाइंट के अंदर। एक समस्या है कि एक क्लाइंट है, उसकी लड़की है लड़का डिसेबल्ड है, अब मैं उसकी जिंदगी को कैसे सिक्योर करूंगा। एक और समस्या है, एक लड़की है जिसका डिवोर्स हो चुका है या उसकी शादी नहीं हुई है, एक बाप उसको किसके भरोसे छोड़ के जाएगा, कैसे छोड़ के जाएगा। सोचें 2 मिनट। एक और समस्या बताता हूं। किसी के 2 बच्चे हैं, नाम और बाली और सुप्रीम उनको कह सकते हैं मैं, और दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते। जब छोटे साहब सेठी सर, हाँ जी, हाँ जी, छोटे साहब जब घर में घुसते हैं, आपने देखी है इनमें से कोई प्रॉब्लम जो इतनी मैंने बताई, या कहानी है ये मेरे नहीं मन नहीं, ये की? सारे जो इश्यूज आप बता रहे हो ये आजकल जो आपने पहले बताई, जैसे मतलब जहाँ मिलके बिजनेस जी करते हैं, खर्चे अलग होते हैं, वो उस तरह की आजकल काफी जो है मतलब अरेंजमेंट्स स्टार्ट शुरू हो तो गए हैं। और ये जो आप बता रहे हो ये तो ये घर घर की कहानी, ये तो तो वाकई घर मैं घर की। आपका सपोर्ट चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये सेशन मेरे और आपके बीच में इंटरेक्टिव रहे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आप जो चीजें बता रहे हो ये बहुत आज आज की कहानी है। प्रॉब्लम किसी ना किसी कहीं ना कहीं जगह आने तो अब वाली। मुझे आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जहां उनके जो 2 बेटे हैं बाली सुप्रीत बने बैठे हैं, हम्म ये समस्या आपने नहीं देखी है अपनी लाइफ में, हम्म कि जब छोटे साहब घर में आते हैं तब बड़े साहब बाहर निकल जाते हैं डाइनिंग हॉल से, एक बात है। और ये मैसेज कौन कन्वे करता है? घर के सर्वेंट्स। हम्म वो बताते हैं सर साहब गए, आप आ जाइए। वो इंटरकॉम से बताता है तब साहब डाइनिंग हॉल के अंदर आते हैं। अब स्थिति में एक बड़ा कॉमन सा फार्मूला हमें बताया जाता है कि विल कर सर, आप क्या इन स्थितियों में जो मैंने बताई विल इफेक्टिव है? विल का जो फार्मूला है वो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर है। नहीं विल, आई नहीं डोंट। सर, मैं फिर बता रहा हूं सर, स्टैंडर्ड कंडीशन में विल हाँ एप्लीकेबल जी, है, हाँ जी। लेकिन जब कंडीशन मेरे सामने ही इनस्टेबल है, हम्म तो उस केस के अंदर आप विल वाले कैसे अप्लाई कर देंगे सर? सही बात।
एक व्यक्ति है जिसने कोई विल नहीं करी है या विल करी है तो वो चैलेंज हो गया, इस प्रकार के केसेस को मैं कैसे करूंगा लाइफ के अंदर? तो ये जो मेरे कुछ दर्द थे जिनको लेकर मैं आज आपके साथ यहाँ पर बैठा हूं, तब मेरे दिमाग में आया कि सर जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस का मेरा जो फार्मूला है उससे अलग मुझे कुछ सोच। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे काउंटर मेरे बढ़ते चले जाते हैं तो उस हिसाब में मेरी प्रपोर्शनेटली इनकम नहीं बढ़ती सर, क्योंकि जिस काउंटर पे मैं बैठा हूं सर उस पर की तो इनकम मेरे समझ में आती है, लेकिन जिस काउंटर पे मैं नहीं बैठा हूं क्या हाल होगा ये सर आप मेरे से। अब मैं काउंटर को संभालने वाले आदमी कहां से लेकर आऊं? बड़ी एक कॉमन सी प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो ऐसे केसेस में मेरी एडवाइस क्या होती है अपने क्लाइंट्स को कि काउंटर्स को मत बढ़ाइए, आप अपने क्लाइंट्स के केसेस में ही आप उनको क्वालिटेटिव सर्विस दीजिए। यानी ऑर्गेनिक चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको इनऑर्गेनिक चेंजेस करने की जरूरत है अपने क्लाइंटेल के साथ कि उनकी प्रॉब्लम क्या है, उन्हीं की प्रॉब्लम को मैं एड्रेस करूं। तो जो मेरी रिसीट्स होगी वो तो मेरी होगी सर, बजाय एक नए काउंटर खोल के एक नए कॉस्ट सेंटर को मैं डेवलप कर लूं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज ये मैंने टॉपिक सुना है। तो इन टॉपिक को जो चुनने के पीछे इस मिलेगा, ये टॉपिक देगा मुझे समाधान। तो अब हम समाधान की थोड़ी सी बात करने पे आ जाते हैं कि इस टॉपिक को मैं आगे कैसे बढ़ाऊंगा, इन जो मैंने समस्याएं बताई इनका समाधान क्या होगा। तो समाधान के लिए मैंने छोटा सा यहाँ पे रिकमेंडेशंस कुछ दिए, वो आपको शायद समझ में आएंगे। जैसे मैं कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रह रहा हूँ, RWA में रह रहा हूँ, मोहल्ला सुधार समिति बना रखी है, तो दिस इज अ फिट केस ऑफ ए BOI wherein the members are having the mutual interest, mutual benefit with the each other। इस टॉपिक को हम आगे लेंगे। दूसरा मैंने बताया कि जैसे सिटी साहब ने बताया आजकल फैशन में आ गया है लिव इन रिलेशनशिप, कि आपका काम अलग है मेरा काम अलग है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क के लिए मैं और आप दोनों साथ साथ चल, ये फैशन में है, क्यों सिटी सर? हाँ जी बिल्कुल, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया। हाँ, तो ऐसे केसेस में मैं AOP बनाऊंगा, BOI बनाऊंगा। तीसरा मैंने बताया केस कि मैं कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहा हूं, मेरा जो ट्रस्ट है या सोसाइटी है वो 12A में रजिस्टर्ड नहीं है, नहीं वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज को कर रही है, लेकिन काम तो कर रही है। तो ऐसे में टैक्सेशन क्या होगा, मैंने कल आपको AOP के प्रोविजन भी समझाए थे। आज इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि किस तरीके से टैक्सेशन होगा। यदि मेंबर्स बाद में कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली आई विल एड्रेस इट। एक मैंने और बताया कि मैंने सेठी साहब के साथ एक प्लॉट ले लिया, वहां पे मैं फ्लैट बना रहा हूं। दूसरा प्लॉट मैंने वाष्णेय जी के साथ भी ले रखा है। तो इस प्रकार के केसेस को मैं क्या करूंगा, सेठी सर और मेरे साथ जो एसोसिएशन है उसका मैं एक AOP बनाऊंगा, और दूसरा प्लॉट जो मैंने वाष्णेय जी के साथ लिया है उसका मैं एक अलग AOP बनाऊंगा, और उसके हिसाब से मैं AOP की रिटर्न एक अलग फाइल करूंगा, और अपने इंटरेस्ट जो कि मेरा उस AOP में है उसको इंटरेस्ट को मैं अलग अकाउंट फॉर अपनी रिटर्न में करूंगा। ये उसका एक फार्मूला है बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए। पर ये क्योंकि पार्टनरशिप नहीं है सर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए पार्टनरशिप एंड द AOP एंड BOI। दिस टॉपिक आई विल टेक लेटर ऑन। तो मुझे उस डिफरेंस को समझना है और अकॉर्डिंगली मुझे अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करना है कि ये केस पार्टनरशिप का नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बना ली है। दिस इज अ फिट केस ऑफ एन AOP। एक और मैंने बताया कि मैंने और सेठी साहब ने ऑफिस एक ले लिया, सेठी साहब अपना अलग काम कर रहे हैं, मैं अलग काम कर रहा हूं, लेकिन जो कॉमन मेंटेनेंस है उसके लिए मेरे और सेठी साहब का जो एसोसिएशन है वो AOP है। मैंने एक बैंक अकाउंट खुलाया, सुनील सेठी एंड MK भट्ट। वो अकाउंट में मैं हर महीने 5,000 रुपए या 3,000 रुपए डाल देता हूं। उसका मैंने एक बैंक अकाउंट खुला लिया है, और वो अकाउंट से मैं उस ऑफिस की सारी मेंटेनेंस, बिजली के बिल का भुगतान करता हूं। तो दिस इज अ फिट केस ऑफ एन AOP और BOI। एक और मैंने आपको क्वेश्चन बताया,
यानी घर घर की जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, तो उसके विल एक सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है कि मैं प्राइवेट ट्रस्ट का निर्माण करूं और प्राइवेट ट्रस्ट के माध्यम से उन समस्याओं को मैं सॉर्ट आउट करूं, चाहे वो मेरे अकेले अविवाहित या डिवोर्स लड़की की हो, डिसेबल्ड चाइल्ड की हो, मेरे बाली सुग्रीव बेटे की हो, चाहे मेरे बेटे का बिजनेस में कोई उस प्रकार की समस्याओं को हैंडल करने के लिए हो, या मेरे 2-3 लड़कियां हों या 2-3 लड़के हों जिनकी कोई समझौता नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फाइनेंशियल डिस्पैरिटी है, तो उन सबों को इक्वलाइज करने की जो विधि है वो प्राइवेट ट्रस्ट है, क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर विल वाला जो फार्मूला है वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो इन चीजों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे सामने दो समस्या आती है कि हाउ टू हैंडल द केसेस इन रिलेशन टू द एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी एओपी, and how to handle the cases in relation to the body of individual yani BOI. Coming the topic, the taxation of AOP and BOI. Now I will love to recite the relevant section wherein the AOP and BOI has been brought under the taxing ambit. तो रेलेवेंट सेक्शन जहां जो चार्जिंग सेक्शन है मेरी वो क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, wherein the word person has been defined. The person includes में जो 5वां है मैं उसी पे आ जाऊंगा। Person includes an association of person or body of individual, whether incorporated or not. सेठी सर, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप ध्यान रखेंगे, whether incorporated or not. लॉ का मैंडेट क्या है कि यहाँ पर मेरे एओपी का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है सर, ये रजिस्टर्ड हो सकता है और नहीं भी रजिस्टर्ड हो सकता है, लेकिन दोनों केसेस में वो एओपी या बीओआई है वो टैक्सिंग प्रोविजन से बाहर नहीं है। इसलिए ये बार बार मैं इस पॉइंट को हिट कर रहा हूं कि एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, ये चीज मुझे ध्यान रखनी है कि यहाँ उसका किसी कानून के तहत रजिस्टर्ड होना या इनकॉर्पोरेटेड होना जरूरी नहीं है। इवन इफ देयर इज एन ओरल एसोसिएशन बिटवीन द टू पर्सन और बिटवीन द टू इंडिविजुअल, दे विल फॉर्म एन एओपी और द बीओआई। थोड़ा सा इस टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं। जब ये डेफिनेशन मेरी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, तो सर इसके क्या परिणाम हुए कि जिन लोगों ने अपनी जो कि एओपी और बीओआई में थे, they were fully falling under an ambit of the AOP and the BOI, but they didn't file the record. I'll join back in 2 minutes. Yes, sure, no problem. So they were falling under the definition of the AOP and BOI, but they didn't file the return of income because of the fact उनका स्टेटमेंट क्या होता था, क्या होता था। जरा अनम्यूट करें अपने उसको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है और हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। हाँ सर बताओ। तो सर अपना माइक चालू रखें सर, आपसे बात मेरा चालू है सर, चालू है। तो सर इसका आनंद लेते हुए हम बात कर रहे हैं सर, जैसे हम अपने स्टडी सर्किल में व्याख्यान देते हैं वैसे मैं आपको बताऊं वाष्णी जी, दिन की बात, जितना आनंद मुझे जवाहर पार्क की सेमिनार एड्रेस करने में आता है वो जिंदगी में किसी एनआईआरसी की भी या आईसीआई की सेमिनार को एड्रेस करने में नहीं आता। बिल्कुल ठीक बात है, अपना घर है ना सर, अपने हाथ का लगाया वो पौधा है तो इसलिए इसका मजा ही अलग है। तो इसलिए मैं आपसे आप शांत नहीं बैठे, मेरे से बात करते हैं। और हम जैसे हमें तो नहीं पता कि मैं त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स में अपने ऑफिस में सेमिनार एड्रेस कर रहा हूँ या गांधी पीस फाउंडेशन के 500 लोगों के बीच में कर रहा हूँ या कोई आपके द्वारा आयोजित की गई सेमिनार में कोई व्याख्यान दे रहा हूँ। मेरे लिए सर आप लोगों का होना और जवाहर पार्क का होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना सर। इस व्यवस्था का क्या परिणाम हुआ कि लोगों ने अपनी रिटर्न ही नहीं फाइल की, और जब डिपार्टमेंट ने उनसे पूछा कि भैया तुमने क्यों नहीं रिटर्न फाइल की, तो उनका जवाब क्या होता था
कि सर मेरा कोई मोटिव एओपी और बीओआई बनाने का मेकिंग है ही नहीं, तो मैं रिटर्न क्यों फाइल करूं? तो लॉ मेकर ने जब इन चीजों को देखा, समझा, तो उन्होंने क्या किया वाशनी जी, 2002 फाइनेंस एक्ट के अंदर एक नए प्रोविजन को लेके आए, और प्रोविजन में उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या ऐड किया कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और द बीओआई, ये दो चीज तो मेरी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसके साथ उन्होंने दो और नई एंटिटीज को ले आए। वो एंटिटीज क्या थी? लोकल अथॉरिटी और एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ध्यान रख लें यहाँ पर एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के बीच में जो वर्ड लगा हुआ है वो कौन सा वर्ड लगा हुआ है? और चारों में से कोई भी हो, एओपी बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनमें कोई भी एंटिटी मेरी हो, वो टैक्सिंग प्रावधान के अंतर्गत एक करदाता मानी जाएगी वाशना जी, चाहे उसका उद्देश्य कोई प्रॉफिट कमाना हो या ना हो। आप मेरे इंटेंट को समझ रहे हैं कि देखिए क्या दिक्कतें थी और क्या दिक्कतें और आ गई हैं। तो केवल ये मेरा कह देना कि सर मेरी तो बॉडी है, वो वाशने जी और मेरे बीच की कहानी है, इसमें आपको कोई ताक झाक करने की जरूरत नहीं है, ये कहकर मैं टैक्सिंग प्रोविजन से अपने आप को बाहर नहीं कर सकता। मैंने तो मुरारी बापू की सप्ताह कराई थी श्रीमद रामायण की, तो भैया इसमें मैंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, में मैंने वाणी जी ने 11,000 रुपए और मिला के तो ब्रह्म भोज करा दिया, गरीबों को भोजन बांट दिया, भंडारा करा दिया। मेरे ऊपर इस बात की टैक्स नहीं क्यों पूछ रहे? समझ रहे हैं आप मेरी बात? रामलीला में तो मैंने जब कराई थी तो मेरे जेब से पैसे खर्च हुए। ये सवाल का जवाब देकर मैं आयकर की जो धाराएं हैं, आयकर की जो चार्जेबिलिटी है, उससे मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। कहने का मतलब है मैं फिर दोबारा से उस सेंटेंस को डिसाइड कर रहा हूं कि फॉर्म और इस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म इस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड with the object of deriving the income, profit or gains। यानी चाहे इनकम हो चाहे ना हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे कोई लाभ हो चाहे ना हो, यदि चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे अनइनकॉर्पोरेटेड हो, यदि कोई बीओआई या एओपी और उसके साथ दो उन्होंने मुकुट और लगा दिए दाएं और बाएं, लोकल अथॉरिटी और एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन चारों के लिए किसी भी प्रकार की ये व्यवस्थाएं उनको बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी वो टैक्सिंग प्रोविजन के अंदर टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं जी। प्रोविजन को हैंडल करने के लिए मुझसे पूछा जाता है कि आपने एओपी और बीओआई तो मुझे बड़े ढंग से पढ़ा दिया, समझा दिया, और इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराने में आपने आधे घंटे से ऊपर लगा दिया, लेकिन वो सेक्शन कौन सी है जिन सेक्शन के माध्यम से एओपी और बीओआई को समझूंगा। तो मैं उसके लिए एक सजेशन देता हूं अपने सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को और सुनने वालों को, और जवाहर भारत स्टडी सर्किल के सभी मेंबर्स को, कि एक चैप्टर 15 है इनकम टैक्स के अंतर्गत, उस चैप्टर 15 को पढ़ें। और चैप्टर 15 किस लिए है, उसका जो टाइटल है वो क्या है, लायबिलिटी इन स्पेशल केस, इसको पढ़ें। ये चैप्टर है वो, इसके अंदर 16 पार्ट में डिवाइडेड है ये चैप्टर, लेकिन मुझे 16 पार्ट नहीं पढ़ने हैं सर इसके अंदर, मुझे कुल 6 पार्ट पढ़ने हैं इसके अंदर। वो 6 पार्ट कौन से हैं? बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डबल डी, कैपिटल ई और कैपिटल जे, कैपिटल ए। यानी कुल 6 पार्टों को मुझे ध्यान से पढ़ना है। यदि मैं 6 पार्टों को ध्यान से पढ़ लूंगा तो मेरा टैक्सेशन ऑफ एओपी और बीओआई कवर हो जाएगा। Before to enter into the technical discussion to these sections, or to say under the chapter 15 of the Income Tax Act,
एक चीज मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, वो क्लैरिफिकेशन है मेरा, इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट ऑफ द वहाजेबिलिटी आ रही है, यानी रिप्रेजेंट एसएससी के रूप में मुझे टेक्स्ट किया जा रहा है। कोई फाइल ले जाने वाला और लाने वाली बात है, तो ये 4 फाइल मुझे बताई गई है कि 4 फाइल मांगने वाला है, तो हाँ, लेकिन इसके अलावा कोई समस्या है तो आप वाशना जी से बात करें। डॉक्टर साहब मैं आ गया हूँ वापस। मैंने यही ऐसा ही करेंगे ना आप? अच्छा सेठी सर, आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं? वो मेरे ख्याल यहाँ से समझ रहे हैं ना, होस्ट साहब ने करना है। अच्छा मैं करता हूँ। तो वाशना जी, जो भी व्यक्ति आपको रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी अलग है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस, जी सर जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही? डॉक्टर साहब की फीड फ्रीज हो रही है। हाँ शायद आवाज फ्रीज हो रही है। मैं यहाँ से देखता हूँ यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। हेलो हेलो, हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली वाईफाई इशू है। व्हाट्सएप का किसी कारण से जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, तो हाँ। जब तक हम लोग आपस में बात करते हैं, सेठी साहब जहाँ तक एओपी बीओआई की है, बहुत अच्छा टॉपिक है। बेसिकली हम मोस्टली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो अपनी जो कोर प्रैक्टिस है उसमें छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग देख ही नहीं पाते, सही बात। जिसकी वजह से हम काफ़ी अपना जो क्लाइंटल है, जो छोटा छोटा क्लाइंट है, उसको हम सर्विस नहीं दे पाते। मैं समझता हूँ कि अगर इन सब चीज़ों को प्रॉपर वे में समझ करके हम इस चीज़ को आगे करें हाँ जी, तो काफ़ी हद तक हम अच्छी सर्विस भी दे पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हमारा बेसिकली क्या है कि हमारा एओपी तो बनता है, लेकिन जैसे कि व्हाट्सएप ने कहा कि हम 2 लोग मिलकर के या 3 लोग मिलकर के गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो जब हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो वहां जाने के बाद जब घर से निकले और साथ साथ एसोसिएशन की, उस एसोसिएशन को लौट के आने तक बहुत सारे काम हम वहां पे करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम करते हैं। तो ये हमारी मतलब जो इंस्टीट्यूशन है वो तो स्थापित हो गई, क्या अब ये टैक्सेबल है या नहीं है, डिपेंड इस बात पे करेगा क्या हमारा प्रॉफिट मोटिव था या कैसे है। अगर कोई इसमें प्रॉफिट होता है, मान लीजिए हम लोगों ने 3 लोग हम 100 रुपए डाल करके यहाँ से चले, तीनों ने 300 रुपए की कराई, तो वो हमारा कॉर्पस, हमारा फंड बन गया। उस फंड में हरिद्वार जाकर के हमने गंगा स्नान किया, सब कुछ खाया पिया, लौट के आते समय 120 रुपए हमारे खर्च हुए, 30 रुपए बच गए। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या हमारा 150 रुपए में जो 30 रुपए हमारे खर्च हुए थे वो 30 रुपए हमारा प्रॉफिट है या हमारा फंड बना रहेगा? अगर उसके लिए बस यही है कि अगर हम उसको कंटिन्यू करते हैं तो 30 रुपए हमारा फंड बना रहेगा, अदरवाइज वो 30 रुपए आपस में 10 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करके क्लोज हो जाएगा। लगता है व्हाट्सएप अभी आए नहीं। व्हाट्सएप एक मिनट में देखता हूँ। हाँ व्हाट्सएप आए नहीं अब? अच्छा 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 ठीक है। वाईफाई का इशू हो गया होगा कोई। हाँ वो वाईफाई की प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि वो
पिक्चर और साउंड फ्रीज हो गए दोनों। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं वो अब डिस्कनेक्ट ही हो गए थे, विद इन फ्यू सेकंड्स कनेक्शन में आ रहे हैं। ये जो अभी भट्ट साहब बता रहे थे ना, अभी हाँ। क्या है कि एक नई यूनिक चीज है मार्केट में, कि जो बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर प्रोफेशनल्स थे, हाँ आज से कई कुछ 60 साल 70 साल पुरानी कंपनी अभी हैं, जी उनसे ज्यादा हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स हैं। जी अब उनके रजिस्ट्रेशन जो है ऑल ओवर इंडिया बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़ी बड़ी जगह पे बड़े वो जो है सेटअप्स में हुई हुई है, लेकिन जी आज की तारीख में वो वो मतलब फाइनेंशियल काबिलियत नहीं है कि वो प्रोजेक्ट्स को ले हैंडल कर पाए। पाए। तो वो फिर वही लिव इन रिलेशनशिप होता है दूसरी पार्टी के साथ जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है। जी नाम इनका यूज करके वो कंट्रैक्ट लिया जाता है, हाँ और पेमेंट के ऊपर और खर्चे पे कंट्रोल जो है वो दूसरी पार्टी का ही रहता है, जिसका सारा फाइनेंस लगा होता है। जी वो भी एक तरीके से यही एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही हो गई, और उसकी भी टैक्स ट्रीटमेंट वगैरह होना इसी चाहिए, तरीके से ही होगी, क्योंकि बिल्कुल ठीक। उसमें कोई रिटर्न पार्टनरशिप तो है नहीं जी ना, इट इज जस्ट एन ओरल अरेंजमेंट, एन एग्रीमेंट और अरेंजमेंट। इट्स ओरल। और उसमें कोई ऐसी पार्टनरशिप वाली बात भी नहीं है, उसमें हम्म। खाली आपका नाम ही एक यूज हो रहा है, और उसके जी बाद आपका रोल उसमें है या नहीं है वो भी कोई नेसेसरी नहीं है। मतलब वो जो हम्म। दूसरा फाइनेंसिंग फर्म है वो सब कुछ अपने आप भी कर सकती है, कुछ पोर्शन आपसे भी करवा सकती है। मतलब ये आजकल के बड़े टिपिकल इश्यूज है, जी नई नई टिपिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको टिपिकल जो है रेजोल्यूशन जो है ये, फॉर दैट मैटर दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक। हाँ डॉक्टर साहब आ चुके हैं। हेलो। हाँ सर, मैं क्षमा हाँ चाहता डॉक्टर साहब हूँ, आ गए। कुछ यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम मेरे लैपटॉप में आ गई थी। हाँ हाँ कोई जी हाँ बात जी नहीं, वो डॉक्टर। कई बार हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। हाँ, तो बैटरी उसकी एग्जॉस्ट हो गई, तो मैंने उसको दोबारा चार्जिंग पे लगाया। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? हाँ स्क्रीन शेयर अभी नहीं हो पा रही, मैं अभी आपको नहीं। होस्ट बनाता हूँ, एक मिनट। हाँ, अब आप कर पाएंगे स्क्रीन शॉट? अब ठीक हो गया। हाँ तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कि मैं इस प्रकार की समस्या को किस तरीके से हैंडल करूंगा। तो मैंने वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव का एक क्वेश्चन आपके साथ छेड़ा था, जहां मैंने बताया कि कोई डोरबेल बजाता है तो क्या होगा उसका, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का मतलब क्या हुआ कि वो मुझे टाइमिंग और फॉर द स्पेसिफिक पर्पस रिप्रेजेंट कर रहा है। वो मेरी जगह रिप्रेस नहीं कर सकता, मैं जाऊं भी या नहीं जाऊं, मैं उससे मिलना ही नहीं चाहूं कभी, लेकिन मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया हु विल हैंडल ऑल द थिंग्स आउटसाइड द गेट। तो जो चैप्टर 15 के जो प्रोविजन है वो किसको पर्टेन करते हैं? मोस्टली रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को। तो इस प्रकार के जितने भी केसेस हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी यानी आरए के रूप में हैंडल किए जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट ट्रस्ट का हो, चाहे वीओआई का हो, चाहे एओपी का हो। एओपी मैंने और सुनील सर ने बनाया, लेकिन रिप्रेजेंट कौन करेगा? या तो सुनील सर करेंगे या मैं करेंगे, या दोनों कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एओपी का स्टेटस अलग है, उसको जो रिप्रेजेंट करेगा उसका स्टेटस अलग होगा। तो प्रोविजन को मैंने यहाँ पे जो 16 पार्ट्स है उसमें से मैंने कुछ 6 जगह उसको कंफाइन किया है, बी, सी, डी, डबल डी, ई और जे। तो सारे की सारी इसमें इवेंट्स कवर होंगी। इवेंट्स कैसे कवर होगी? जो मैं सबसे लास्ट से शुरू कर रहा हूं, जो चैप्टर का पार्ट जे कैपिटल ए है, तो ये उस पार्ट को कवर कर रहा है। सेक्शन इसके अंदर है 174 कैपिटल ए। ये उस इवेंट्स के लिए है जो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए की गई थी। भागवत कथा का आयोजन किया गया था, मां भगवती का जागरण किया गया था। तो वो इवेंट खत्म होने के साथ ही मेरा वो काम भी पूरा हो गया, और काम पूरे होने के साथ उसी समय मेरे ऊपर टैक्सिंग प्रोविजन लग जाएंगे। ध्यान रखें कि एक टिपिकल डेफिनेशन है प्रीवियस ईयर की, वो यहाँ नहीं पढ़ी जाएगी। कई सारे तो ऐसे केसेस डॉक्टर साहब जैसे उसमें अगर मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है तो किस चीज पे टैक्सेशन लगेगा? हमारे टोटल खर्चे पे या किस चीज पे? सर आप एक्चुअली दो चीजों को अलग अलग कर रहे हैं, आप हर जगह इनकम शब्द ला रहे हैं। हाँ मैंने यहाँ पे सेक्शन 231 पढ़ाई थी, तो मैंने क्या कहा था कि पर्सन इंक्लूड्स हाँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल।
वेदर बिल्कुल इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेट अनइनकॉर्पोरेटेड। ये बात समझ में आ गई आपकी? बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक सबसे है। पहले मुझे बताएं कि क्या ये पर्सन की डेफिनेशन में था या नहीं था, जो है, भागवत कथा समिति बनाई गई थी या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। ये है या नहीं है, पहले तो ये बताया। है अब है। दूसरी बात मैंने क्या बताया, एक्सप्लेनेशन लाया गया। एक्सप्लेनेशन में हाँ। क्या लाया गया कि उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसका मोटिव कोई प्रॉफिट, कोई गेन या कोई इनकम करना हो। ये तीन बात मैंने बड़ी डिटेल में समझाई है सर आपको। जी। 2002 के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी और उसके साथ दो और लोग जोड़े गए हैं। वो कौन से लोग जोड़े गए हैं? एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी। जी। इनका कोई प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्ट हो चाहे ना हो, तब भी वो पर्सन की डेफिनेशन में फॉल होंगे। वंस पर्सन की डेफिनेशन में फॉल होंगे तो इनकम हुई थी या नहीं हुई थी एक अलग इशू है। आपको रिसीट्स को तो बताना ही पड़ेगा। सेक्शन 68 क्या इनकम पे लगती है? अब आप कह रहे हैं कि मैंने 1 लाख रुपए से कंपनी बनाई और 10 लाख रुपए भूत से मैंने उसमें लोन ले लिया, मेरी तो कोई इनकम ही नहीं हुई सर। अब आप मुझे बताएं कि इनकम कहां, अब इनकम को कैसे समझेंगे? लेकिन जब सेक्शन 68 जब पढ़ा जाएगा तो क्या कहेगा वो कि एनी क्रेडिट appeared in the books of accounts of a person during the relevant previous year for which either the no explanation has been offered or the explanation offered before the assessing officer is not found satisfactory. In that case, such credit shall be deemed to be the income for that very previous year. ये सेक्शन बोल रही है, यानी डीमिंग प्रोविजन। डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए हमने ये कर लिया, अब उसका पेन नंबर वगैरह उसके कैसे होगा? बिल्कुल लेना, आपको लेना पड़ेगा, टेम्परेरी पेन नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एसोसिएशन थी हमारी 24 घंटे की। सर वाशने जी, आप मेरी बात को इंटेंट को समझें। आप है ना, इंटेंट मैं किस चीज को एड्रेस कर रहा हूँ वो पहले समझें। यहाँ पे मुझे समस्या आएगी या मुझे परेशानी होगी इसलिए मैं कोई लीगल काम नहीं करूंगा, इलीगली चलूंगा, ये मेरा मतलब नहीं है। मैं आपको इंटेंट समझाना चाहता हूँ। समस्या ये है कि माता भगवती का जागरण एक रात को खत्म हो गया। ठीक बात है। सुबह भंडारा होके सब लोग विदा हो गए। जी जी जी। तो क्या मुझे एक रात की कोई इवेंट करने के लिए आय करके या इस देश के सारे कानूनों को ताक को तार के धर देना चाहिए? मुझे बिजली का टेम्पररी कनेक्शन नहीं लेना चाहिए? मुझे लट्ठे पे जंपर डाल के क्या बिजली से वो जागरण कराना चाहिए? क्या ये लॉ का मैंडेट है? जब आप टेम्पररी कनेक्शन ले रहे हैं तो टेम्पररी परमानेंट अकाउंट क्यों नहीं आप अप्लाई कर सकते एक इवेंट के लिए? मुझे जवाब दें। नहीं, जब माता भगवती जागरण कराने का मतलब ये है कि आप सरकारी बिजली की चोरी करें, ये कहां लिखा है? ये मुझे बताएं पहले। सर टेम्परेरी कनेक्शन लिया जाता है कि नहीं? विवाह शादी में आपको इंक्रीज लोड लगाकर आप एक परमिशन लेते हैं कि नहीं लेते? जो मैं न्याय संगत मैं समझता हूँ सर पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख से ज्यादा ये इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। जब हमारे नवरात्रि वगैरह आते हैं या उस तरह का प्रोग्राम रहता है, डांडिया वगैरह होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रोग्राम ने आज तक टेम्परेरी पेन नंबर लिया हो। सर ये आपने कैसे तो डिपार्टमेंट उस पर रेड क्यों नहीं मारती? सर आपने ये कैसे कंक्लूड कर दिया कि उन्होंने पेन नंबर नहीं लिया? ये मैं आपसे नेवर कभी नहीं लिया होता सर। मैंने ऐसे केस को हैंडल किया हुआ श्रीमद् भागवत सप्ताह का। तो लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मैं भी कई सारी मैं आपकी नॉलेज का स्वागत कर रहा हूं, सम्मान कर रहा हूं, मान रहा हूं, लेकिन आप मेरी भी बात को भी तो माने। यदि आपकी टेक्निकली होना चाहिए, टेक्निकली नहीं, टेक्निकली होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जिस समय हम
वाशर जी देखिए, इस समय मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। मैंने जैसे हम गणेश यहाँ पे पटपड़गंज में गणेश उत्सव बनाते हैं हर साल जी हाँ, उसमें मैं समझता हूँ कम से कम 25 से 30 लाख का कलेक्शन होता है। वाशर जी, वाशर जी मैं इस टॉपिक को यहीं पे विराम दूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप एक कार चला रहे हैं, सामने रेड लाइट नजर आती है जी, आपने रेड लाइट को जंप कर ली, पुलिस वाले ने आपको नहीं रोका, आप सुरक्षित घर पहुंच गए, आपका चालान भी नहीं हुआ जी, ठीक है। अब क्या मुझे आप बताइए कि क्या रेड लाइट का जंप करना आपके द्वारा ठीक था? नहीं, गलत है। गलत है। अब आप इस तरीके से समझे इस चीज को। पड़पड़गंज में होने वाली रामलीला, बालाजी रामलीला कमेटी रिटर्न डालनी या नहीं डालनी है, मैं उसका कंसल्टेंट नहीं हूँ। पहली बात तो गणेश पूजा समिति बनी, उसने रिटर्न क्यों नहीं डाली, इस पे कमेंट करने का अधिकार मुझे नहीं है जी। मुझे कमेंट करने का अधिकार क्या कि इस तरीके की इसमें टैक्सिंग प्रोविजन एग्जैक्टली ठीक बात है। मतलब आपको किसी ने पूछा नहीं, टेक्निकली ऐसा होना चाहिए। वाष्ण जी आपसे किसी से पूछा नहीं, आपको किसी ने रोका नहीं, आपकी कही गई सारी बात मान ली गई, तो इसका मतलब है कि जो आपने वर्जन दिया है वो देश का कानून है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। कानून क्या है? क्योंकि जब 7 करोड़ रुपए मुरारी बापू की सप्ताह का बजट था, मैंने केस को हैंडल किया है जी, तो क्या आयकर विभाग नहीं पूछेगा कि 7 करोड़ रुपए के खर्चे को आपने किस तरीके से मीट आउट किया? ठीक बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे केसेस के अंदर आप प्रीवियस ईयर समाप्त होने का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे कई एक्सेप्शन हैं सेठी सर, जहां आपको प्रीवियस ईयर का इंतजार नहीं करना। जैसे कोई आदमी हमेशा हमेशा के लिए देश छोड़ के जा रहा है, तो उस केस के अंदर क्या प्रीवियस ईयर खत्म होने का इंतजार करेंगे आप? नहीं। जिस दिन वो देश छोड़ के जाएगा उसी दिन उसको टैक्सिंग प्रोविजन पे अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। डिसकंटिन्यूड बिजनेस नंबर 2। नंबर 3, डिस्पोजिंग द एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ एवेडिंग द टैक्सेस। उस केस के अंदर डिपार्टमेंट आपको प्रीवियस ईयर खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा। ए नॉन रेजिडेंट पर्सन indulge in the shipping business, in this case the date of arriving the ship in the territory of the country, उसका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा, और जिस दिन वो शिप बाहर जाएगा उस दिन उसका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोविजन है कि नहीं लॉ के? मैं कुछ अलग पढ़ रहा हूं? बिल्कुल है। इसी के साथ एक प्रोविजन है 174 कैपिटल ए। ये प्रोविजन मैं नहीं पढ़ रहा सर, ये प्रोविजन लॉ में है, वो मैं बता रहा हूं। उससे आपने रेड लाइट जंप करते समय बच गए, ये देखिए आपका भाग्य है। मेरा काम यहाँ पे प्रोविजन को बताना है और आपको वार्न करना है कि मुझे ये नहीं समझना है कि मुझे अधिकार मिल रहा है कि माता देवी का जागरण कर दिया है तो मैं सरकारी चोरी की बिजली को जलाऊंगा। मेरा इंटेंट ही है। तो सेक्शन 174 कैपिटल ए इस चीज के लिए बनी हुई है सर, देखेंगे आप। एओपी और बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पसेस, ये सेक्शन मेरी बनाई हुई नहीं है सर। मैंने बताया ना पार्ट कैपिटल जे पढ़ेंगे तो यहाँ पर टैक्सिंग प्रोविजन लग रहे हैं। ये जो घटना आप बता रहे हैं वो इस तरीके से हैंडल होगी। अब दिक्कतें क्या हैं या सहूलियतें क्या हैं, ये देखिए पर्सनल परसेप्शन है। मेरा परसेप्शन क्या है कि क्या लॉ है। मैं एक लॉ मेकर नहीं हूं, क्या लॉ होना चाहिए ये भी नहीं बता सकता। मैं केवल ये बता सकता हूं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें क्या है। मेरा जो कंसेप्ट है बहुत क्लियर है। मैं कोई मैंडेट नहीं कहता हूं कि ये ऐसा होना चाहिए प्रोविजन। मैं कौन होता हूं? यदि इतनी मेरे अंदर हिम्मत है तो मुझे तो पार्लियामेंट में बैठना था। मेरा तो सिंपल सा काम है, मैं एक प्रोफेशनल हूं। क्या लॉ है और वो आपको बताना है। आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो आपकी मर्जी है, आपकी रिस्क है। आप रेड लाइट देखने के बाद भी जंप कर रहे हैं तो सर ये आपकी दिक्कत है कि आपकी सोसाइटी में कोई कार्यक्रम हो रहा है और उसके बावजूद भी आप रिटर्न नहीं भर रहे हैं। तो इसमें सर मैं क्या करूंगा? मेरा तो काम बताना है कि इस केस में भी रिटर्न भरी जाएगी। ठीक है ना सर? तो आगे बढ़े सर थोड़ा सा, और कोई प्रश्न उत्तर है तो आप साथ के साथ पूछते चले। बड़ा मजा आ रहा है मुझे आज आपसे बात करने में, कल से ज्यादा मजा आज मुझे आ रहा है। सही बात है। तो टैक्सिंग प्रोविजन मैंने बताया मैं कौन कौन से पढ़ूंगा। चैप्टर 15 खोलूंगा। 15 के अंदर मैं पार्ट कौन कौन से देखूंगा, बी सी डी डबल डी ई और कैपिटल जे। ये सारे के सारे प्रोविजन में आज हम पढ़ेंगे।
कैपिटल 174 कैपिटल ए मैंने आपको भी पढ़ा दिया, भगवती जागरण का पढ़ा दिया, मुरारी बापू की सप्ताह का पढ़ा दिया। वार्ष्णेय जी ने बताया कि पड़पड़गंज की जो गणेश पूजा समिति है वो कोई रिटर्न नहीं भरती और कोई इसका खाता नहीं रखती। सर वो अपनी रिस्क पे चल रहे हैं, उस रिस्क के लिए मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा कि वो समिति पर्सन की डेफिनेशन में है, वो इवेंट्स की डेफिनेशन में है और उसको अपने खाते तैयार करके रखनी चाहिए, जिससे वार्ष्णेय जी, जिससे कि कभी कोई आपसे पूछा जाए तो आप उसको उचित जानकारी दे पाए। मतलब आपको एग्जाम्पशन नहीं है कि एक धार्मिक कृत्य कर रहे हैं तो आप रेड लाइट को जंप करेंगे। मेरा इंटेंट ही ये है, आपको अपनी तैयारी पूरी करके एग्रीड सर, जिससे कि आपसे जब कोई सवाल जवाब, मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो हम जिन पर ध्यान नहीं देते। अनफॉर्चुनेटली आप मुझे कम से कम पर्सनली तो मुझे 35 साल से जानते हैं जी, और प्रोफेशनली आप मुझसे कम से कम 30 साल से परिचित हैं, जुड़े कम हुए से कम हैं। अब तो इसका मतलब क्या हुआ है, मुझे कम से कम ये बताना है कि क्या लॉ है। अब माने या ना माने वो गलत बात है। और आपने एक और खासियत देखी होगी, या मेरे साथ दुर्भाग्य, जब भी और जो भी टॉपिक मैंने चुने हैं अपने डिस्कशन के लिए, वो टॉपिक चुने हैं जिन पे लोग डिस्कशन करना पसंद ही नहीं करते। एग्जैक्टली फ्रॉम द डे फर्स्ट मेरा पहला टॉपिक था एनबीएफसी का। उस समय एनबीएफसी पर लोग बात नहीं करते थे, बोला कोई टॉपिक है। उसके बाद जब मैंने एचयूएफ पर बोलना शुरू किया, उसके बाद जब मैंने AS22 पे बात की, बोले AS22 पे आप बोलेंगे एक छोटे से AS के ऊपर, तो मुझे वही टॉपिक पसंद आते जिन पे लोग ज्यादा बात नहीं करते। वही तो डॉक्टर साहब जो कल आपने टॉपिक लिया था जी, हाँ, जिसका आज एक हिस्सा आज कंटिन्यू हो रहा है, जो अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट वाला, जिस ट्रस्ट ने कभी रजिस्ट्रेशन सीख ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं, ओरल ट्रस्ट है या रिटन ट्रस्ट है जो भी है, लेकिन कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, कभी कुछ नहीं करा। तो इस तरह की तो हिंदुस्तान के अंदर कई एंटिटीज होंगी जिस जो इस या तो इग्नोरेंस में बैठी हुई हैं या जो है वो बैठी हैं, चुपचाप बैठी हैं कि जब जो होगा देख लेंगे। लेकिन आज ये आपका ये टॉपिक देखने के बाद, और खास करके जो आज आप इतने जो इश्यूज इतने सारे सामने आ रहे हैं, ये बड़ा क्लियर चीज है कि a lot of taxation issues are just being swept under the carpet by the so-called assessors who should have filed returns and settled their liability to the department. और वार्ष्णेय जी और सुनील सर दोनों से मैं माफी मांगते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इसमें दोष उस दुर्गा पूजा समिति वाले का नहीं है, उसमें जागरण वाले का दोष नहीं है, दोष है मेरा, क्योंकि मुझे ही नहीं पता तो मैं उसे बताऊंगा क्या। सर आप मुझे बताओ कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट इस टॉपिक पे बात करना पसंद कर रहे हैं। मैं इसीलिए वही चीज कह रहा हूँ कि वो स्वेप्ट अंडर द कारपेट इसलिए है क्योंकि उसको अब जैसे अब आज आपने बताया, अब हमें पता लगा, अब जहां हम कहीं बैठेंगे भाई, इस तरह की मीटिंग्स तो कहीं होती हैं। अभी जिस टाइम आप कंटैक्ट आपसे टूटा हुआ था, मैं एक अपना लाइव केस बता रहा था जहां मेरे एक आर्किटेक्ट फर्म ने किसी के साथ एक लिव इन अरेंजमेंट, जैसे आप जिसे लिव इन अरेंजमेंट, लिव इन रिलेशनशिप, और जेन्युइनली किया है और काफी बड़े उस पे किया है। क्यों नहीं होता, खूब होता है, क्यों नहीं होगा। और जो उधर जो जिसके साथ किया था वो इतनी बड़ी कंपनी है, जब हम उनके साथ बैठे तो उनको इसकी टैक्सेबिलिटी का जो है 0/0 आइडिया नहीं था। जी बताइए। और उस टाइम पे मैंने ये दिमाग में जो मेरे भी आया था कि ये एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, लेकिन मैं उस टाइम जो बोला और जो आज आपने क्लियर कर दिया, तो अब मेरा जो है बेस और मेरा ग्राउंड जो है ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो बेसिकली क्या है कि मेरी अज्ञानता के वश में अपने क्लाइंट को सफर कराता हूँ, ये स्थिति है रियल लाइफ में। क्योंकि जो कंसल्टेंट है उसको ही नहीं पता कि मैं किस धरातल पे बैठा हूँ। वो क्या करता है कि जब किसी के साथ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये रियल लाइफ के केसेस है, मैं इसमें कोई कहानी बना के आपको नहीं परोस रहा। और आप सर समझ रहे होंगे, कहानी परोस के इस टॉपिक को आपको समझाया और बोला नहीं जा सकता। हाँ जी, हाँ जी, ये तो जब जलेबी और कढ़ाई आपने मांझी होगी ना, तभी आप इस टॉपिक को एड्रेस कर पाएंगे। तो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट मैंने वार्ष्णेय जी के साथ कर लिया, सुनील सर के साथ कर लिया। वार्ष्णेय जी के साथ मेरा रेशो 30% का है, सुनील सर के साथ 70% का है। क्या सुनील सर के साथ वार्ष्णेय जी के साथ मेरी क्या पार्टनरशिप हो गई? सही बात है। मैं अंतर बताऊंगा कि एओपी बीओआई और पार्टनरशिप में अंतर क्या है। पार्टनरशिप डीड जब मैं बनाता हूं तो सुनील सर, वार्ष्णेय जी, उसके अंदर एक वर्ड लिखा होता है कि पार्टनरशिप शैल बी एट विल ऑफ द पार्टनर। इसका मतलब मुझे बताएं पहले क्या है।
इसका मतलब ये है कि कोई मतलब till the कंसर्न है। partners decide to continue as such हाँ, in this arrangement and in this relationship. और लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया कि मेरी रिलेशनशिप केवल वैष्णो देवी यात्रा तक है, आपके बाद उसके बाद मेरे मेरे आपसे कोई मतलब नहीं है, तो क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं, ये एट विल नहीं है, ये तो आपको प्री नॉलेज है कि ये जो है ये वापस आने पे खत्म हो जाएगी। तो जब 70% की मेरी जो पत्ती लगी हुई है आपके प्लॉट के ऊपर, तो ये तो किस दिन खत्म हो जाएगी? जिस दिन मैं प्लॉटों में बनाए हुए फ्लैट को बेच दूंगा। वाशनी जी के साथ जो मेरी पत्ती 30% की है, वो किस दिन खत्म हो जाएगी? जिस दिन वही जिस दिन वाशनी जी। हाँ, तो ये पार्टनरशिप कैसे हो गई सर? ये नहीं, तो यहाँ पे इग्नोरेंस कौन की है? इग्नोरेंस लॉ मेकर की भी है, इग्नोरेंस कंसल्टेंट की है, इग्नोरेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। उसको खुद नहीं पता कि इस तरीके की केसेस उसको कैसे हैंडल करना है। वो पार्टनरशिप एक वो डीड बना के सर पार्टनरशिप असेसमेंट कराने मेंटर करे आते हैं, असेसमेंट भी करा लेते हैं वाशनी जी, क्षमापूर्वक मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो असेसमेंट भी करा लेना इसका मतलब नहीं है कि वो सही रास्ते चल रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि यदि आप रेड लाइट जंप कर ली और आपको पकड़ा नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया। मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लॉ। लॉ इज कि दिस काइंड ऑफ द रिलेशनशिप इज फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द एओपी एंड द बीओआई। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एओपी बीओआई एंड द पार्टनरशिप? मैं तेजी के साथ आपसे ले रहा हूं। एओपी का मतलब जैसे पर्सन है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ द पर्सन कोई भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एंड वाइस वर्सा, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो मेरी एओपी की डेफिनेशन में आएगा। बीयूआई में चूंकि वर्ड यहाँ पर सुनील सर इंडिविजुअल लगाया हुआ है, तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? बिटवीन द टू पर्सन होगा, और पर्सन कौन से होंगे? वो इंडिविजुअल होंगे। क्लियर? तो एओपी और बीयूआई बिल्कुल क्लियर होगा। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ? पार्टनरशिप फर्म के साथ। एक वाइटल डिफरेंस है जो मैंने आपको बता चुका हूं, पार्टनरशिप फर्म के अंदर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट लगा हुआ है, एओपी बीओआई में नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ। यहां पर पीस ऑफ वर्क डिफाइन किया हुआ है कि मैं और सुनील सर गोवा घूमने गए, मलेशिया घूमने गए, बैंकॉक घूमने गए, 1 लाख रुपए सुनील जी ने दिए और 1 लाख रुपए मैंने कंट्रीब्यूट किए। मैंने कहा सुनील जी आप रख लो, मैं आज अपने पॉकेट में हाथ नहीं डालूंगा। वाशनी जी सर, सुनील जी ने पैसे खर्च क्रिएशन ऑफ किए। ट्रस्ट, नहीं तो इट्स ए क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। नहीं, ट्रस्ट नहीं है, ये एओपी है सर। ट्रस्ट के पैरामीटर्स यहाँ पे मीट आउट नहीं हो रहे सर। दिस इज द केस ऑफ द एओपी, पर्टिकुलर इवेंट के लिए किया गया है। अच्छा, तो कंसेप्ट समझने के लिए मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये पार्टनरशिप नहीं है मेरी और सुनील जी के बीच में जी। ये एओपी का पर्सन है जिसका कोई मोटिव, कोई प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। वो बात अलग है कि यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी से मैं टैक्सेशन से बाहर हो जाऊंगा, लेकिन पहले मैं तो समझूं कि प्रोविजन क्या है। दिक्कत क्या होती है कि मुझे प्रोविजन पता नहीं है, मैं उसको एक फरमान जारी कर देता हूं कि तेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा। उससे पूछा क्यों नहीं लग रहा, तो बोला मुझे नहीं पता। बोला क्यों नहीं पता? कि मैंने किसी से सुना था कि ऐसे केसेस के अंदर टैक्सिंग प्रोविजन नहीं लगते। भाई क्या सुना था वो तो बता पहले। वो उसको खुद नहीं पता। कहानी सुनकर जो कंसल्टेंसी करने की मेरी आदत पड़ गई है, ये सबसे ज्यादा फटेल है प्रोफेशन के अंदर। क्योंकि एक्ट को तो मैंने पढ़े हुए सालों हो गए, मैंने उसको छुआ नहीं है मेरी बाइबल को। तो एओपी बीओआई और पार्टनरशिप मैंने आराम से बताया। अब जो मैंने कई सारे आपको फ्लेयर बताए, तो उनको मैं टैक्सिंग प्रोविजन में कैसे लाऊंगा, उसको समझने के लिए, समझने से पहले मैं एक बात आपसे करूंगा कि सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस मुझे समझना जरूरी है कि इस प्रकार के एओपी बीओआई का रेजिडेंशियल क्या स्टेटस क्या होता है। तो आपको केवल एक चीज एग्जामिन करनी है कि उस एओपी और बीओआई को कंट्रोल कहां से किया जा रहा है। रिमोट कंट्रोलर किसके पास है? यदि वो व्यक्ति जो रिमोट लेके बैठा हुआ है अपने हाथ के अंदर, वाशने सर, वो यदि भारत में बैठ के रिमोट को चला रहा है, तो एओपी बीओआई का टैक्सिंग स्टेटस क्या होगा? रेजिडेंट। यदि वो व्यक्ति रिमोट विदेश में रख के बैठा है, तो एओपी बीओआई तो बनेगा, उसका टैक्सिंग रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू एग्जामिन? You need to examine only one point. The point is in whose hand the remote controller is. If the person who is having the remote remote having the place of the control outside the India, in that case the status of the AOP and the BOI shall be the non-resident. Otherwise, in all practical cases, the AOP and the BOI shall have the residential status as
रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हैं तो अब मैं टाइप्स ऑफ एओपी को मैं यहाँ पर क्लासिफाई करके बताता हूँ ब्रॉडली कि एओपी मेरे 4 प्रकार की हो सकती है। पहला होता है विद द मोटिव टू अर्न द इनकम, दूसरा नॉट टू अर्न द इनकम, तीसरा स्ट्रेटेजिक अलायंस और चौथा होता है अदर्स। तो नॉट टू अर्न द इनकम में उसका प्रॉफिट डिटरमिनेबल भी हो सकता है, नॉन डिटरमिनेबल हो सकता है। नॉट टू अर्न द इनकम मैंने कल डिस्कस कर लिया, कैरिंग द स्पेसिफिक एक्टिविटीज यानी 1023 कैपिटल सी डिस्कस कर ली। वो ऐसा सोसाइटी या ट्रस्ट जिसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया है, ना वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज कर रहा है, ये भी मैंने कल डिस्कस कर लिया। और सेक्शन 12 कैपिटल ए वाले एओपी भी मैंने कल डिस्कस कर लिए। तो ये 3 पार्ट जहां की नॉट टू अर्न द इनकम वाला जो ब्रैकेट है उसको आज मैं अपनी डेलिब्रेशन में शामिल नहीं कर रहा। तो मेरे जो रिमेनिंग पॉइंट क्या रहते हैं कि विद द मोटिव टू अर्न द इनकम, वो वाला ब्रैकेट एओपी का आज मैं डिस्कस करूंगा। और प्राइवेट ट्रस्ट जो अदर्स की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है उसको मैं डिस्कस करूंगा। इन एडिशन टू व्हाट द स्ट्रेटेजिक अलायंस, द लिविंग रिलेशनशिप, कोई जॉइंट वेंचर में मैं काम कर रहा हूं उसकी मैं टैक्सिंग प्रोविजन में उस जॉइंट वेंचर को कैसे लेके आऊंगा। बीओआई में आ जाते हैं तो बीओआई को मैं ब्रॉडली कैसे डिवाइड करूंगा। एक बीओआई वो है जिनका मोटिव टू अर्न द इनकम है, दूसरे बीओआई वो है जिनका मोटिव कोई प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन वो कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी पे चल रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं कि म्यूचुअलिटी के साथ उनके साथ दूसरी चीजें भी आती हैं जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। और तीसरे बीओआई के वो केस है लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस। इन दोनों चीजों को मैं क्लब कर लेता हूं, इन दोनों टेबल को मैं क्लब कर लेता हूं, इन दोनों स्लाइड को क्लब कर लेता हूं जहां की मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ द एओपी और बीओआई बताया हुआ है। तो मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड में उसको कंक्लूडिंग पार्ट आ जाता है कि मैं आज के इस सेमिनार में, आज के इस वेबिनार के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करूंगा। यानी ऐसे एओपी और बीओआई जिस केस के अंदर मेंबर्स का शेयर डिटरमिनेबल है, यानी डिटरमिनेबल है, केवल ये पार्ट में डिस्कस करूंगा। दूसरा पार्ट में डिस्कस नहीं करूंगा जो कल हो चुका है। अनडिटरमिनेबल के तीनों पॉइंट मैंने कल डिस्कस किए हैं बड़े लेंथ के साथ, यानी 12A वाला, 1023C वाला, और वो ट्रस्ट जो चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं लेकिन उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, ना वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनके टैक्सिंग प्रावधान क्या होंगे ये कल डिस्कस हो चुके हैं। तो मेरा पहला पॉइंट क्या रहा कि एओपी और बीओआई जहां मेंबर्स का शेयर डिटरमिनेबल है, दूसरा है स्ट्रेटेजिक अलायंस, तीसरा है प्राइवेट ट्रस्ट और चौथा है लायबिलिटी इन स्पेशल केसेस। अब मैं उसको बारी बारी से आपको लेना शुरू करता हूं कि एओपी जहां मेंबर्स का शेयर डिफाइंड है, यानी मैंने और सुनील सर ने कोई एक प्लॉट खरीदा, वाशनी जी के साथ प्लॉट खरीदा, मैं वहां पर फ्लैट बना रहा हूं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सुनील सर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वाशनी जी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दोनों का काम बिल्डर का नहीं है लेकिन साइड में वेंचर करना है। तो ये मेरा क्या बना, एओपी। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा आपसे, क्या मेरा वाशनी जी के साथ या मेरा सुनील सर के साथ शेयर ऑफ प्रॉफिट डिफाइंड है या नहीं है? आंसर है यस, है ना सुनील सर, है ना? हाँ जी है, बिल्कुल है। तो मेरे ऊपर कौन से प्रोविजन लगेंगे? पहले ब्रैकेट वाले। वो प्रोविजन क्या है उसको हम देखते हैं। इस प्रकार के केसेस को मैं कैसे हैंडल करूंगा? इसमें कई सारे फ्लेवर हो सकते हैं, चाहे वो ऑफिस मैंने साथ लिया हो तब भी यही फ्लेवर चलेगा। इसके साथ एक फ्लेवर और मेरा रह गया है जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहूंगा, थोड़ा सा टिपिकल सा प्रोविजन है लॉ का। कई दफे क्या होता है कि जब मेरी पार्टनरशिप फर्म होती है तो उसके अंदर पार्टनर्स को दिया जाने वाला रेम्यूनरेशन और उसको इंटरेस्ट की क्लैरिटी डीड के अंदर नहीं होती है। तो उस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर क्या करता है? असेसिंग ऑफिसर उस पार्टनरशिप फर्म को कैसे असेस करता है? एज एन एओपी। तो वहां पर भी एओपी के प्रोविजन लग जाएंगे, ध्यान रखिए। ये चीज मैं स्लाइड पे लेना भूल गया लेकिन मुझे याद आई तो मैंने अभी आपको बताई। तो ध्यान रख लेंगे, यदि पार्टनरशिप डीड के अंदर in relation to the remuneration payable to the partners and the interest of the capital is not clear or the recitation is the vague, in that case assessing officer is empowered to assess the partnership firm as an AOP. तो इस प्रकार के केसेस को मैं क्या बोलूंगा? PFAS या PEAOP, पार्टनरशिप फर्म असेस्ड एन AOP, और या बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म असेस्ड एज सच, PEAS। ये दोनों कंसेप्ट आप समझ लेंगे, ये भी ध्यान से आप समझ के अप्लाई करेंगे। और ऐसे केसेस के अंदर भी सेक्शन एप्लीकेबल कौन सी होगी? 167 कैपिटल स्मॉल बी।
167 स्मॉल बी सेक्शन के साथ मैं इन दोनों चीजों को समझूंगा। अब दूसरे आ जाते हैं कि जहां मेरे मेंबर्स का शेयर डिटरमिनेबल है, इस तरीके के एओपी को मैं कैसे असेसमेंट में लाऊंगा, कैसे उनको समझूंगा। तो सबसे पहले आप कौन सी सेक्शन है, कैसे उसको मोडास ऑपरेंडी करेंगे, उसकी इनकम को आप उसको हेड वाइज क्लासिफाई कर लेंगे। गॉट इट सर? वाशना जी सर, हेड वाइज क्लासिफिकेशन आपने इनकम कर ली। हेड वाइज क्लासिफिकेशन इनकम करने के बाद आप पीजीवीपी की इनकम पे आ जाएंगे, और पीजीवीपी की इनकम में आप एक सेक्शन पढ़ेंगे, वो सेक्शन कौन सी है? 40 स्मॉल बीए। 40 स्मॉल बीए को जब मैं पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा कि उस केस के अंदर मेंबर्स जो एओपी और बीओआई के हैं उनको दिए जाने वाला कोई भी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस या कमीशन, और भाई कोई और नाम से मैंने वो कोई एडजस्टमेंट किया है तो उस चीज को मैं डिसअलाउ करके उस इनकम में जोड़ दूंगा। तो वो मेरी इनकम क्या आ जाएगी? इनकम फ्रॉम द पीजीवीपी आ जाएगी। अब मैं टैक्सिंग प्रोविजन के अंदर एंटर करूंगा, और टैक्स कैसे दूंगा इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच रहा हूं। और जाने से पहले एक बात और ध्यान रखूंगा, ये मेरी इनकम क्या आएगी? पीजीवीपी से इनकम आ जाएगी, अदर सोर्सेस से मैं और इनकम जोड़ दूंगा, यानी हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस की इनकम, इनको जोड़ दूंगा तो मेरे पास इनकम कौन सी आ गई? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से मुझे क्या देना है? डिडक्शन। डिडक्शन मेरे अवेलेबल एओपी बीओआई को कौन कौन से ध्यान रख लें, हर डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। डिडक्शन अवेलेबल कौन से हैं? 80G, 80GG, 80GC, और जो चैप्टर 6A है उसका पार्ट C है। अब यहाँ पर कई दफे मुझसे सवाल पूछा जाता है, या मैं बता देता हूँ कि चैप्टर 6A के पार्ट कितने हैं, ये हम में से ज्यादातर मित्रों को पता ही नहीं होता। चैप्टर 6A के जो पार्ट है वो कौन सा है? स्मॉल ए, स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी ए और डी। 5 पार्ट हैं सर चैप्टर 6A के। ए के अंदर है इंट्रोडक्शन या ये प्रिलिमिनरी जिसे बोलते हैं, बी के अंदर है डिडक्शन इन रिलेशन टू द पेमेंट, सी के अंदर क्या है? डिडक्शन इन रिलेशन टू द इनकम। सीए किसके लिए है? डिडक्शन इन रिलेशन टू द इनकम फ्रॉम द बैंक ऑन द डिपॉजिट्स अवेलेबल टू whom? टू इंडिविजुअल ओनली। और डी किसके लिए? केवल एक सेक्शन है डी के अंदर, 80 कैपिटल यू, डिसेबल्ड चाइल्ड। तो जो सी है, सी किसके लिए? जहां पर मेरी कोई स्पेसिफाइड इकोनॉमिक जोन के अंदर या नोटिफाइड एरिया के अंदर कोई मैं बिजनेस कर रहा हूं इन द नेम ऑफ द एओपी, तो उसको जो इनकम से डिडक्शन मिलती है वो सारे डिडक्शन मुझे यहां पर प्राप्त होंगी एओपी और बीओआई। गॉट इट सर? वाशना जी, तो मैं डिडक्शन कौन सी दूंगा मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब जो मेरे हाथ में इनकम आएगी वो कौन सी इनकम होगी? वो मेरी टैक्सेबल इनकम होगी। अब जब टैक्सेबल इनकम आ जाएगी तो उसको मैं टैक्स एम्बिट में कैसे लेके आऊंगा? तो ध्यान रख लें, ये मैंने इसके लिए स्लाइड बनाई है कि टैक्सिंग प्रोविजन उसके ऊपर कैसे लगेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा उस एओपी और बीओआई की टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से कम है, यानी इंडिविजुअल के ऊपर जो लगने वाला स्लैब है वो मेरे ऊपर अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिटी सर क्लियर? 2.5 लाख से कम है तो मुझे फिर 2 बातें देखनी है कि उस मेंबर, उस एओपी और बीओआई के मेंबर्स का इंडिविजुअल टैक्सिंग स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं वाशना जी और सुनील सेठी सर का एक एओपी है, उस एओपी की जो इनकम है वो 2 लाख रुपए है, तो मेरी पहली कंडीशन पूरी हो गई कि नहीं? यानी इंडिविजुअल को प्राप्त होने वाली जो मिनिमम इनकी छूट है वो मेरे एओपी को मिलेगी या नहीं मिलेगी? आंसर है मिलेगी। लेकिन मैंने इसके साथ क्या क्लॉज लगा दिया कि मुझे ये देखना है कि उस एओपी या बीओआई के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनका इंडिविजुअल टैक्सिंग स्ट्रक्चर क्या है। मालूम पड़ा कि एमके भट्ट अपनी रिटर्न ही नहीं फाइल करते। सुनील सर सुन रहे हैं ना सर? मैंने वाशना जी से पूछा, वाशना जी आप रिटर्न फाइल करते हो? वाशना जी बोले जी मेरी इनकम भी 2.5 लाख रुपए से कम है। लेकिन जब मैं सेठी सर के साथ पहुंचा तो सेठी सर ने कहा जी मेरी इनकम तो टैक्सेबल है। तो मोमेंट when a single member found to be taxable entity
in his personal capacity. In that case, the whole of the BOI or AOP will lose the exemption which is available to the AOP or the BOI as an individual. यानी 2.5 लाख रुपए का जो छूट मुझे प्राप्त होने वाली थी वो मुझे क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सुनील सर की जो इनकम है वो उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्सेबल है। तो यानी स्थिति क्या बन गई? मुझे 2 लाख के ऊपर भी टैक्स देना है। वाशने जी समझ रहे हैं मेरे प्रोविजन? बहुत टफ प्रोविजन है, टफ भी नहीं है, सरल भी है, और बड़ी मेहनत के साथ और सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। समझ में आ गया सर? जी जी जी। यानी 2 लाख रुपए इनकम है, यानी 2.5 लाख से कम है, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर टैक्स लगेगा। और टैक्स किस रेट से लगेगा सुन रहे हैं आप? वो रेट क्या होगा? MMR। गॉट इट सर? मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अब दूसरी स्थिति ले लिए कि मैंने तीनों से पूछा, मैंने और वाशने जी और सुनील सर ने, तीनों ने बोला कि जी हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो एओपी की इनकम 2 लाख रुपए थी वो क्या होगी? कर मुक्त हो जाएगी, यानी एओपी को कोई भी टैक्स नहीं देना। तीसरी स्थिति ले आए, हमारे तीनों मेंबर्स अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई रिटर्न नहीं भर रहे। वाशने जी सुन रहे हैं ना सर? जी जी जी। वाशने सर, हाँ लेकिन सर। एओपी की इनकम में 2 लाख नहीं होकर 3 लाख है इस केस के अंदर। जी। तो क्या होगा? अब यहां पर इंडिविजुअल की तरह एओपी और बीओआई को टैक्स किया जाएगा। कैसे? यानी 2.5 लाख तक कोई भी इनकम पे टैक्स नहीं देना। 2.5 से 3 लाख तक मेरी दर क्या लगेगी? 5% की। 5% में 50,000 पे दूंगा तो मेरा कितना आएगा? 1200 कितना आता है वाशने जी? 2500 आता है। तो 2500 रुपए मेरा एओपी पे टैक्स लगा। जी। समझ में आ गया? इस तरीके से मैं टैक्सिंग प्रोविजन पे फॉलो करूंगा। अब क्वेश्चन आता है कि जब हिस्सा एओपी से या बीओआई से मुझे वाशने जी को या सुनील सर को मिला तो उस हिस्से पे मेरी टैक्सेबिलिटी क्या होगी? इसका आंसर क्या है कि मेरा हिस्सा मेरी इनकम में जुड़ जाएगा, वाशने जी का हिस्सा वाशने जी की इनकम में जुड़ जाएगा, और सुनील सर का हिस्सा सुनील सर की इनकम में मिल जाएगा। प्री कंडीशन क्या थी कि तीनों की इनकम क्या थी? बिलो द टैक्सेबल लिमिट थी। ये कंडीशन थी ना, तभी तो इंडिविजुअल वाले रेट लगे मेरे ऊपर। लेकिन वाशने जी ने कहा जी मेरे पास तो कोई इनकम ही नहीं थी, तो इस इनकम को मिलाने के बाद भी मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं बन रही। एम के भट्ट से पूछा तो एम के भट्ट ने भी कहा मैं भी वाशने जी का भाई हूं, मेरी भी इनकम भी उसी तरीके से चल रही है, मिला दो तब भी मेरी इनकम टैक्सेबल नहीं बन रही। लेकिन जब मैं सेठी जी के पास गया तो सेठी जी ने कहा कि चूंकि आपका शेयर मुझे मिला है 3 लाख में से 1 लाख रुपए, तो इस 1 लाख रुपए मिलाने से मेरी इनकम अब टैक्सेबल हो गई। समझ रहे हैं ना मेरी बात को सर आप लोग? जी जी जी। तो उस केस के अंदर सेठी जी कहेंगे तो सर मेरे ऊपर तो डबल टैक्सेशन लग गया। सही बात। हाँ, उधर भी लगा इधर भी लगा। सर वहां पे तो एओपी ने भी टैक्स दे दिया और मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्स मिल गया। तो आंसर इसका क्या है कि सर ऐसे केसेस में आपको डबल टैक्सेशन देना पड़ेगा, आपको कोई भी छूट नहीं प्राप्त होगी। लेकिन इसका दूसरा केस और है, सपोज हमारी इनकम 3 लाख रुपए होती, 2 लाख का जो मैंने एग्जांपल दिया था, और उसमें से सेठी सर की इनकम पहले से टैक्सेबल होती, तो एओपी के ऊपर टैक्स रेट क्या लगती? एमएमआर लगती। तो 3 लाख रुपए पे एओपी पे टैक्स कितना लगता वाशने जी? 33% मान ली तो 1 लाख रुपए टैक्स लग गया। वाशने जी सुन नहीं रहे मेरी बात? हाँ सर। 1 लाख रुपए टैक्स मिल गया। टैक्स हटाने के बाद इनकम कितनी? 2 लाख रुपए 3 जगह बट गई जी। तीनों की इनकम में शामिल हो गया वो जी। तो मेरे और आपके केस में तो एग्जम्प्ट है वो इनकम, क्योंकि हमारी तो इनकम टैक्सेबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में चूंकि एओपी ने एमएमआर की दर से टैक्स दी है, हम एक सेक्शन 87 कैपिटल बी उससे छूट प्राप्त करते हैं। समझ में आया सर? सेठी सर कुछ डिसएग्रीमेंट है आपका? यानी कहने का मतलब है यदि इंडिविजुअल के द्वारा दिए गए रेट से मैंने एओपी को टैक्स कराया तो उस केस के अंदर डबल टैक्सेशन होगा। लेकिन यदि एमएमआर की दर से एओपी और बीओआई ने टैक्स दिया है तो मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एवरेज रेट से उस टैक्स के ऊपर छूट प्राप्त कर लूंगा। समझ में आ गया? क्लियर? अब इसमें एक फ्लेवर और जोड़ रहा हूं मैं आपके साथ। सारे प्रोविजन मैंने आपको पढ़ा दिए इस उदाहरण के द्वारा कि जब मैं, यही उदाहरण है, जब मैंने सेठी सर से पूछा जी आपका टैक्सिंग स्ट्रक्चर क्या है,
तो फॉर एग्जांपल सेठी सर यहाँ पे नहीं है, सेठी सर एक कंपनी है और ये है नॉन रेजिडेंट कंपनी। वाशनिंग जी समझ रहे हैं ना सर? तो नॉन रेजिडेंट कंपनी के ऊपर जो टैक्सिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो 40% है। तो ये तो एमएमआर से ज्यादा है। तो ऐसे केस में एओपी की टैक्सिंग प्रोविजन कैसे लगेंगे? तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर मैंडेट क्या है, यहाँ पर प्रोविजन क्या है, वो थोड़ा सा समझ लें कि जो सेठी सर की इनकम है, तो सेठी सर की इनकम 3 लाख रुपए, सपोज मैंने एक मोटा मोटा एग्जांपल देता हूं, तो सेठी सर के हिस्से में हम तीनों 33% के पार्टनर हैं, 1/3 के। तो सेठी सर का हिस्सेदारी कितनी है सर उसमें? 1 लाख रुपए की उस इनकम के अंदर। तो सेठी सर की इनकम टैक्सेबल किस रेट से होगी? 40% से। जी। हमारी आपकी तो इनकम या तो वो इंडिविजुअल की है या है ही नहीं। तो अब एओपी की टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, तो सेठी सर का जो हिस्सा है उस पर एओपी टैक्स किस रेट से देगा? 40% के हिसाब से। यानी जो 3 लाख रुपए पे मैंने जो पहले टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कितनी की थी? 1 लाख रुपए 33% की दर से। अब लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 लाख रुपए पे टैक्स हुआ कितना? 40% की दर से। 40,000। इसमें देखिए जो इफेक्टिव रेट है वो आप, मैं केवल उदाहरण की तरह समझा रहा हूँ उसको। अब उसमें सरचार्ज लगाएंगे वो आप अपने आप लगाते रहिएगा कितना आता है, मैं उदाहरण की तरह सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो 1 लाख रुपए पे सेठी सर की लायबिलिटी है 40,000 रुपए की। बचे हुए 2 लाख पे लायबिलिटी कितनी है? 33% के हिसाब से 66,000 रुपए, यानी 1,32,000 रुपए की। तो एओपी की लायबिलिटी यहाँ पे इस केस में क्या हुई? सॉरी, 66,000 प्लस 40,000, 1,06,000। 1,06,000। पहले लायबिलिटी मेरी कितनी आ रही थी? 1 लाख रुपए। 1 लाख। ये अंतर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि एओपी और बीओआई का कोई भी इंग्रेडिएंट्स, कोई भी मेंबर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एमएमआर से ज्यादा दर से वो टैक्सिंग अथॉरिटी, टैक्सिंग कैपेसिटी है उसकी, तो उस केस में उसके हिस्से का जो टैक्स है वो तो उसके हिसाब से लिया जाएगा, और बचे हुए हिस्से के ऊपर जो टैक्सिंग प्रोविजन लगेंगे वो किस हिसाब से लगेंगे? एमएमआर के तरीके। समझ में आ गया सर? एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन है लोगों के, अगर आप कहें तो नहीं, उनको पहले मैं ये प्रोविजन आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रोविजन से मैं हट गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये एग्जांपल मैंने बड़े डिटेल में समझाया कि किस तरीके से मुझे एओपी और बीआई को टेस्ट करना है। एमएमआर आपको समझ में आ गया, सारे के सारे प्रोविजन बता दिए। अब कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए सर। हाँ, एक विकास जी का क्वेश्चन है कि व्हाई द एमएमआर ऑन एओपी इन केस ऑफ एनी मेंबर टोटल इनकम इज एक्सीड 2.5 lakhs। मतलब एमएमआर पे ही क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा, मैंने देखिए उदाहरण यहाँ पे क्या दिया था, मैं टैक्स नहीं दे रहा, वाशनी जी टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन सेठी सर टैक्स दे रहे हैं। मेंबर ऑफ एन एओपी हैविंग his own income taxable under the provisions of the law, in that case इंडिविजुअल को मिलने वाला लाभ जो एओपी और बीओआई को मिलता था वो खत्म हो जाएगा। ये प्रोविजन आपको समझा रहा हूँ मैं। लाभ कब मिलेगा? जब उसके मेंबर की कैपेसिटी भी बिलो टैक्सेबल लिमिट है। नहीं समझ में आया सर? जी 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 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है मनोज कुमार जी का क्वेश्चन है, इन अवर बिल्डिंग देयर आर 15 ऑफिसेज, नाउ इफ आई शैल फाइल द रिटर्न। इस कंसेप्ट को बाद में समझाऊंगा। जब 15 ऑफिस हैं सर, ये क्वेश्चन अभी जल्दी ले लिया है, मैं जब कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा, कैन द टेम्परेरी पैन नंबर बी टेकन? सर, टेम्परेरी और परमानेंट पैन नंबर नहीं होता है। पैन नंबर एक दफे लिया जाएगा, जब वो इवेंट समाप्त हो जाएगी तब आप सरेंडर करेंगे। ठीक है ना सर? जी। नेक्स्ट। सही बात। एक और क्वेश्चन है ऋषभ जैन जी का, एओपी और बीओआई में क्या डिफरेंस है? एक बार दोबारा से बता दें। सर, एओपी में वर्ड जो लगा गया है वो पर्सन लगा हुआ है। पर्सन के अंदर 7 लोग आते हैं, इंडिविजुअल आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एलएलपी आती है, कंपनी आती है, लोकल अथॉरिटी आती है, एओपी और बीओआई भी आता है उसके अंदर, और एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी आता है। 7 लोग आते हैं, तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन जो आपस में होगा वो कॉम्बिनेशन एओपी कहलाएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर केवल वर्ड इंडिविजुअल लिखा है, तो कोई भी इंडिविजुअल की कोई भी शेप होगी वो बीओआई कहलाएगी।
यहाँ पर एक सवाल होता है, क्या बीयूआई भी एओपी ट्रीट हो सकती है? इसका आंसर है यस, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। लेकिन इन जनरल डिस्कशन के लिए आप बीयूआई को बीयूआई ही समझें, उसको एओपी ना समझें। कहने का मतलब है, जब दो इंडिविजुअल के बीच में कोई मतलब की यारी होती है तो वो एसोसिएशन क्या कहलाएगा? बीओआई। वाष्ण जी समझे ना सर? जी जी जी। लेकिन जब दो पर्सन के बीच में होती है, या पर्सन और इंडिविजुअल को आप अलग अलग समझ पा रहे हैं तब तो समझ पाएंगे, यदि नहीं समझ पाते तो मुझे पहले पर्सन समझाना पड़ेगा, तब मैं बीओआई और एओपी पे आऊंगा। तो जब कोई पर्सन का कॉम्बिनेशन होगा तो वो एओपी कहलाएगा। नेक्स्ट एक और मेंबर है प्रशांत पलेजा जी। इनका कहना है कि विल द नॉन मेंबर्स ऑफ जवाहर पार्क स्टडी सर्कल सीपी आवर फॉर द टुडे वेबिनार विल बी ग्रांटेड? यस, जो हमारे नॉन मेंबर हैं, जो हमारे जवाहर पार्क के स्टडी सर्कल के मेंबर नहीं है, उनको भी सीपी आवर मिलेगा, बट दे हैव टू पे द 100 रुपीज। उनको जो 100% रुपए की जो फीस के है वो पे करेंगे, तब उनको सीपी आवर मिलेगा और दे आर एलिजिबल। और सवाल और तो सब ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मतलब रिलेटिव कोई नहीं है। ठीक है, अब टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। अब सिटी सर में जो आपने बताया था ना कि नया कंसेप्ट क्या है कि मेरा, अब कभी आपने मेट्रो का निर्माण कार्य को आप जहां चल रहा है उसके बगल में जाके देखिए, तो वहां पे नीले रंग के पट्टे लगे होंगे वाष्ण जी। और पट्टे को कभी आप पढ़िए, वहां पे लिखा होगा XYZ लिमिटेड डैश ABC लिमिटेड, और विद इन द ब्रैकेट लिखा होगा JV जॉइंट वेंचर। इसका मतलब क्या है सर? It is like an association of persons or ये एओपी है। इसमें क्या है कि जो XYZ लिमिटेड है उसकी जो एक्सपर्टीज है वो खुदाई करने में है। हाँ जी। और ABC जो लिमिटेड है उसकी एक्सपर्टीज क्या है? उसकी भराई करने में या उस काम को करने में। दोनों एक्सपर्टीज किसी एक आदमी के पास नहीं है या नहीं हो सकती है, तो उन्होंने जेवी बना लिया। ये मतलब की यारी है, लिव-इन रिलेशनशिप है। इस केस के अंदर टैक्सेबिलिटी क्या होगी? मैंने बताया कि सेठी सर को फाइनेंस में एक्सपर्टीज है, मुझे क्या अकाउंट्स और टैक्सेशन में। मैं एक काम को कर रहा हूं जहां पे दोनों की जरूरत है, तो मैंने क्या किया, सेठी सर ने और मैंने ना एक रिसीट्स को अपोर्शन करने का कोई रेशियो डिसाइड कर लिया। सेठी सर अपने काम के लिए अपना स्टाफ भेजेंगे, मैं अपने काम के लिए अपना स्टाफ भेजूंगा। मेरी मैन पावर अलग है, सेठी सर की मैन पावर अलग है। सेठी सर की कैपिटल से मुझे कोई लेना देना नहीं, और मेरी कैपिटल से सेठी सर को कोई मतलब नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसी मतलब के लिए दोनों हम साथ हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर एओपी के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान रखना। यानी 100 रुपए आए, एग्रीड रेशो में वो दोनों बांट दिए, तो एओपी का रोल क्या हुआ? पोस्टमैन का ही तो रहा। पोस्टमैन यदि कोई लिफाफा लेके आता है जिसके अंदर ज्वेलरी भरी है, तो क्या पोस्टमैन उसका मालिक हो जाता है क्या सेठी सर? नहीं। तो मालिक कौन है? जिसकी ज्वेलरी है। नहीं, जिसका नाम उसे तो पता ही नहीं हो, उस लिफाफे में लिखा हुआ है। यस, जिसका नाम लिखा हुआ। उस पैकेट का ओनर कौन है? लिफाफे। पैकेट तो का पोस्टमैन का काम क्या है? डाक खाने से उस लिफाफे को लेना और आपके घर में आपको सुपुर्द करके उसका सिग्नेचर करा लेना। वो तो जेवी के नाम पे आएगा लिफाफा जेवी के नाम से आएगा। और पोस्टमैन का काम क्या है? उस लिफाफे को बांट देना है, क्योंकि हमारे बीच में एग्रीमेंट क्या है तो भाई 60% तेरे और 40% मेरे। तो उसके बाद तुम 60 में क्या कर रहे हो, 40 में क्या कर रहे हो, ये पोस्टमैन का कोई मतलब नहीं है। तो इस केस के अंदर एओपी का रोल क्या होगा? वो एक कंड्यूट पाइप का होगा, कस्टोडियन का होगा, केयर टेकर का होगा। और ये प्रोविजन कैसे आए लॉ में? जब इस तरीके के स्ट्रेटेजिक अलायंस बने, तो सबसे पहले तो असिस्टिंग ऑफिसर को समझ में नहीं आया कि इस तरीके के केस को हैंडल कैसे करना है। उन्होंने क्या समझा? ज्वाइंट वेंचर को। सेठी सर मेरी समझना, उन्होंने ज्वाइंट वेंचर के कंसेप्ट को समझा ही नहीं, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया पार्टनरशिप में। बिल्कुल। अब बताइए पार्टनरशिप कहाँ है इसके अंदर? असेसमेंट स्पॉइल होने लगे सर, असेसमेंट स्पॉइल हुए। आई हैव गॉट ए प्रिविलेज टू हैंडल दिस काइंड ऑफ द केसेस इवन बिफोर द ट्रिब्यूनल। असेसिंग ऑफिसर को समझ में नहीं आ रहा है कि केस क्या है। वो तो कह रहा है कि सर ये कोई ऐसी बॉडी बनी नहीं सकती जिसका कि मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ना हो।
जब मैं उसको 231 जो मैंने आपको अभी बताई है, वहां पे क्या लिखा हुआ है सर? आपने तो पढ़ी है बड़े ध्यान से। वहां पे लिखा है कि प्रॉफिट मोटिव करना है या नहीं है। 2002 में प्रोविजन ले आए भाई किसी भी पर्पस के लिए बनाई जा सकती है। तो मैंने जो एओपी बनाई वो किस लिए बनाई? बांटने के लिए बनाई है सर। ये तो यानी बंदर बांट जो होगा उसके लिए एओपी बनाया है। तो बाद में फिर अपना अपना हिसाब दोनों देखेंगे अपना, वो अपना अपना हिसाब देंगे डिपार्टमेंट को। तो एओपी को क्या प्रूव करना है कि ये रिसीट्स मुझे मिली? पहली बात है मैंने उसको एग्रीड रेशो में बांटा। नंबर 2 सेठी सर, हाँ जी हाँ जी, मैंने क्या प्रूव करना है? मुझे मिला, मैंने बांटा। इसमें कोई झंझट नहीं है ना। बिल्कुल। सेठी सर ने अपनी मैन पावर लगाई, मैंने अपनी मैन पावर। मेरी कैपिटल आपकी कैपिटल, आपकी पूंजी मेरी पूंजी, आपका एक्सपर्टीज मेरा एक्सपर्टीज, आपकी मशीनरी मेरी मशीनरी, दोनों अलग अलग है कि नहीं इसमें? बस ये मुझे प्रूव करना है। उसके बाद आप जानो और मैं जानूं। एओपी के हाथ में कोई टैक्स नहीं होगा। और इससे रिलेटेड एक केस को जो मैंने देखा वो था केस है TRG-Sumo जॉइंट वेंचर। ये डॉक्टर साहब आप बिल्कुल जो जेवी वाली बात कर रहे हो ना, ये चीज अब आप बोल रहे हो, तो ये चीज जो मेरा वाला भी एग्जांपल था वो भी एक जेवी था बेसिकली। वो जो आप कह रहे हैं ना स्लीपिंग पार्टनर्स, जो मतलब वो लिव इन पार्टनर्स, वो बेसिकली जेवी के फॉर्म में ही सारे जेवी कंसोर्टियम या जेवी कंसोर्शियम बोलते हैं उसको। हाँ, कंसोर्शियम उस नाम से चलता है। तो ये आजकल बहुत पॉपुलर है, हर फील्ड में है आज। तो सर लेकिन मैं समझूंगा तब तो मैं बताऊंगा अपने क्लाइंट्स को। मैं तो पार्टनरशिप बना देता हूँ क्लाइंट की ऐसे केसेस के अंदर, जबकि कोई पार्टनरशिप है ही नहीं ऐसे केस में। बट साहब अगर जेबी अपना कोई मार्जिन रख रही है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन है, तो मार्जिन टैक्सेबल है सर। 5% रख रही है, 2% लग रही है। हाँ 5% अगर मान लीजिए वो जेबी रख रही है तो 5% 95% 40-45 में उसने बांट दिया। हाँ, तो 50 में 45 में सर 5% इज टैक्सेबल। 5% टैक्सेबल है कंसेप्ट। तो वो नॉर्मल रेट से होगा सर। एओपी के प्रोविजन मैंने अभी आपको पढ़ा के आया हूँ सर। एमएमआर से होगा सर। अच्छा। भाई दोनों जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। तो दे रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल जैसे टैक्स वाले प्रोविजन तो भूल जाइए ना आप। मैं अभी पढ़ा के आया हूँ सर आपसे 10 मिनट 5 मिनट पहले। जी मैंने इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, दिल से पढ़ा रहा हूँ सर आपको। ठीक बात है सर। हाँ, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं आप? हाँ, जिस तरह से बिल्डिंग बनाने का होता है ना, एक फ्लोर दे दिया उसको, ग्राउंड फ्लोर है मेरे पास, मैंने उसने कहा कि आपकी आवाज गूंज रही है ओझा सर। हेलो, आपकी आवाज गूंज रही है। आपके प्रश्न को मैं बाद में ले लूं ओझा सर? ठीक है ना? तो समझ गए ना? तो जब TRG-Sumo जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसमें SLP डिपार्टमेंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो डिसमिस हुई और वहां पे मैंडेट आया। और जिस उस वर्डिक्ट के अंदर जो सर्कुलर को रिलाई किया गया वो सर्कुलर है, डेट है उसकी 7/3/2016 है। तो आप इस सर्कुलर में ये सारे जो मैंने आपको प्रोविजन बताए हैं, अपनी भाषा में बताए हैं, हिंदी में बताए, वो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मालूम थोड़ा सा चलिए ठीक है सर। जी। तो इस सर्कुलर को रिलाई करते हुए ये स्ट्रेटेजिक अलायंस आपको समझ में आ गया जी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब जो सवाल आपसे पूछा गया है मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं। अब एड्रेस मैं ऐसे कर रहा हूं, वाशना जी सर मेरे हाथ में क्या है? ये पेन है। पेन है, आपको दिख रहा है? पेन दिख रहा है जी। ये पेन इस हाथ ने इस हाथ को दे दिया जी। तो क्या इस हाथ की इनकम हो गई है? नहीं। क्यों नहीं हुई? चीज तो वही है ना। नहीं, बॉडी तो मेरी है ना। बॉडी तो सेम ही है ना। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, पॉकेट से दूसरे पॉकेट में रखने वाली बात है। मैं समझा रहा हूं सर। दूसरा, मेरे ऊपर की जेब में 100 रुपए रखे हैं, मैंने उसको पेंट की जेब में रख लिए, हुई? नहीं। तीसरा, वाशने जी और मैं दोनों सगे भाई हैं, एक घर में रहते हैं जी। मैंने वाशने जी से पूछा कहाँ जा रहे हो? वाशने जी ने कहा जी मैं मार्केट तक घूमने जा रहा हूँ, पटनागंज में वाल्को मार्केट तक। मैंने कहा वहां पर एक सिंधी की केमिस्ट की शॉप है। वाशने जी का है, भैया उसमें से दवाई ले आना। वाशने जी का पर्चा दो, मैंने पर्चा दे दिया।
हाँ वाशनी जी से मैंने पूछा दवाई कितने की आई, इन्होंने कहा 188 रुपए की दवाई आई। मैंने वाशनी जी को 200 रुपए दे दिए। हाँ 12 रुपए क्या वाशनी जी की इनकम है? नहीं वापस किए कि नहीं किए उन्होंने? नहीं किए। नहीं किए। मैं समझाऊंगा इस कंसेप्ट को, आप पहले मेरी बात को समझे, मेरे दर्द को समझे। एक और सवाल आया, मैं और वाशनी जी दोनों एक सोसाइटी में रह रहे हैं जी। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कंसेप्ट को। मैं भी 1000 रुपए मेंटेनेंस दे रहा हूँ, वाशनी जी भी दे रहे हैं जी। मेंटेनेंस जरूरी है 1000 रुपए की हो रही हो? नहीं होती। नहीं होती। तो 187 रुपए को अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो कहने का मतलब है मेरा पैसा, अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मैं और आप दोनों भाटिया के पास जाते हैं, वाशनी जी हैं, और 100 रुपए मिला के जाते हैं, वहां पे समोसे खाकर आते हैं। ठीक है। 150 रुपए खर्च होते हैं। 100 रुपए मिलाए थे हमने जी। 25 रुपए मैंने आपको वापस कर दिए और 25 रुपए अपने पास रख लिए जी। 25 रुपए क्या आपके हाथ में आपकी इनकम है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये आपकी मनी आपके पास ही आई है ना। आपकी मनी वापस आई। तो सोसाइटी किसकी है? हमारी। तो आप मनी जो बच रहा है वो किसका है? मेंबर्स का। मेरा है। आप मेरा बोलो ना पहले। मेरा है। तो क्या वो इनकम है आपके लिए? नहीं। अब मेरे आप भाई हैं या नहीं भाई? जी। अब कहीं किस दिन मैंने आपको कहा कि जरा धोबी को 10 रुपए देने हैं तो मैं आपको 10 रुपए दूंगा क्या? नहीं। वो 13 रुपए जो आपके 12 रुपए बचे थे उसी में एडजस्ट हो रहे हैं ना। यानी परिवार के अंदर कोई गतिविधि चल रही है, आप इसको इस तरीके से समझेंगे जो मैंने आपको समझाया है, तो वहां पर इनकम का कैलकुलेशन नहीं होगा। मेरी इनकम है, मेरे द्वारा कंट्रीब्यूट किया हुआ पैसा है। कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे बढ़े कि जवाहर पार्क सीपी स्टडी सर्कल बना लिया, मेंबर्स की सेमिनार भी हो रही है, मेंबर्स कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ओपिनियन आएंगी क्योंकि जो आईसीआई की गाइडलाइंस है थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं उस कंसेप्ट पर नहीं आऊंगा, मैं कोई विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। तो मेंबर्स का पैसा मेंबर्स के ऊपर खर्च किया जा रहा है, तो उसके इसके अंदर टैक्सेबिलिटी शून्य हो जाएगी, क्योंकि जब मेरे घर का पैसा मेरी जेब में ही है तो वहां पर कोई सरप्लस नहीं देखा जाएगा। लेकिन सर वो अब जीएसटी तो उस पर लग रहा है, क्यों लग रहा है फिर? सर आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझें, लग रहा है क्यों लग रहा है, पहले मैं कंसेप्ट समझाने के लिए हूँ, झगड़ने के लिए नहीं हूँ सर। अब एक बात बताइए, सबसे पहले आपके घर में मेहमान आया जी, या आपके घर में या मेरे घर में प्रोग्राम हुआ जी, एक किटी पार्टी हुई, ठीक है, किटी पार्टी में हुआ कि जितना भी खर्चा होगा सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, होता भी है ना। तो अब मेरे द्वारा जो पेप्सी की बोतल ली गई और मेंबर्स को बांटी गई और उसके एवज में उनसे पैसा लिया गया, ये मेरी सेल है या नहीं है? सेल सप्लाई और सर्विसेज नहीं, सेल सप्लाई और सर्विसेज इसकी डेफिनेशन में कहाँ है ये? सोचें 2 मिनट वाशनी जी, इसका जवाब देने की बजाय ना आप सोचें मेरे क्वेश्चन को। सेल सप्लाई और सर्विसेज में कहाँ है? नहीं है। अब इसको एनलार्ज कर लें। क्लब में क्या होता है, मेरा पैसा, मेरे द्वारा ही खरीदी गई शराब की बोतल, मुझे यदि ड्रिंक सर्व किए जा रहे हैं तो वो सेल कहाँ है, सप्लाई कहाँ है? है क्या? नहीं है ना सर। नहीं, इसमें एक वर्डिक्ट आई है अभी 2019 में, वर्डिक्ट को आप नोट कर लें, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस, यहाँ पर बात मैं बोल रहा हूँ ये सब आ चुकी हैं। नटशेल में कहने का मतलब तो डायरेक्ट एक्सेस के प्रोविजन ना इनडायरेक्ट एक्सेस के प्रोविजन इस प्रकार के केसेस में एप्लीकेबल नहीं होंगे, एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। समझ में आ गए? झगड़ने वाली बात करने के लिए ना तो मेरे पास अभी टाइम है, केवल इस चीज पे आप मुझसे जिस दिन बुलवाएंगे मैं 3 घंटे तक इसको क्लैरिफाई करूंगा। जैसे ये सारी चीजें फिर आईसीआई क्यों चार्ज कर रहा है ना सर, ये तो जब इंस्टीट्यूट इसको हम अलग फोरम पे जाके बात करेंगे, अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं ना, क्योंकि यदि हम इस पे क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे आ गए ना तो कंसेप्ट से हट जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
कंसेप्ट ये है कि मेरा पैसा मेरे ऊपर ही खर्च किया जा रहा है, तो उस केस के अंदर इनकम जैसी व्यवस्था जो सेक्शन 224 में बताई गई है वो यहाँ पर लागू ही नहीं होगी, और यदि लागू नहीं होगी तो मेरा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो खोला ही नहीं जाएगा। समझ में आया ना? गोलगप्पे वाला एग्जाम्पल, भाटिया के समोसे वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल ठीक है। तो इनकम जैसी बात ही नहीं है, तो मैं एक्ट की डेफिनेशन से बाहर हो गया, ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। लेकिन यहाँ पर वही बात ध्यान रख लेंगे जो मैंने आपको बताई कि वेदर इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इनकम और गेन्स, ये हो भी सकता है नहीं हो सकता है, रिटर्न मुझे फाइल करनी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए, दोनों ही बातें हैं, ये डिबेटेबल इशू है। तो कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी मैंने समझा दी। अब एक मैं इसमें एक नया फ्लेवर जोड़ रहा हूँ। पार्ट म्यूचुअलिटी क्या होती है? पार्ट म्यूचुअलिटी ये है कि मेरी और वाष्णव जी की जो सोसाइटी है उसमें सरप्लस आ गया 3 लाख रुपए का, तो सोसाइटी ने उसकी एफडीआर करा दी, और एफडीआर से इंटरेस्ट मिला, वो बैंक ने मुझे दिया, मेंबर्स ने नहीं दिया, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्सेबिलिटी क्या होगी? समझ में आया ना आपको? आपकी सोसाइटी के ऊपर एक गेट लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि पीसी ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स उस सोसाइटी को उस गेट लगाने के लिए 10,000 रुपए आपको देता है। बिल्कुल ठीक है। आपकी सोसाइटी में या मेरी सोसाइटी के अंदर एक बैंक्वेट हॉल है जो मेंबर्स के लिए फ्री है या चार्जेस पे, यहाँ पर तो कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी है। लेकिन वाष्णव जी का एक रिश्तेदार है, उसने कहा कि मैं गरीब हूँ, मैं बैंक्वेट हॉल नहीं ले सकता, तो आपका जो बैंक्वेट हॉल जो सफाई के चार्जेस पर मुझे मिल जाता है वो आप अपने नाम से बुक करा दें। सोसाइटी में इस प्रकार के प्रोविजन हैं, तो ये जो पैसा मिला वो तो कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी से बाहर है ना। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करूंगा, कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी को 2 तरीके से पढ़ूंगा, कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी विद द पार्ट कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, यानी ये जो मैंने व्यवस्था बताई, और एक है कि नॉन म्यूचुअलिटी। तो ये केस नॉन म्यूचुअलिटी की डेफिनेशन में नहीं है, समझ में आया? ये है पार्ट म्यूचुअलिटी की डेफिनेशन का केस है। और पार्ट म्यूचुअलिटी का मतलब क्या है कि जिस पर्टिकुलर पोर्शन के ऊपर कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी ब्रेक हुई है उस पर तो मैं टैक्स दूंगा, और रिमेनिंग अमाउंट को मैं कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी की तरह कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी लगाकर उसको टैक्सिंग एम्बिट से बाहर निकालूंगा। समझ में आ गया आपको सारी प्रोविजन? कंसेप्ट समझ गए ना सब लोग? जी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी समझा दिया, इससे सारे क्वेश्चन एड्रेस हो जाते हैं। बहुत सारी लॉन्ग साइटेशन है वो जो मैंने यहाँ पे आपको बता रखी है, आप इनसे देख सकते हैं। अब मैं मेरा जो फाइनल पार्ट है वो आ जाता है ट्रस्ट के ऊपर, जो मैंने फैमिली प्रॉब्लम बताई थी आपको कि 2 बच्चे हैं, दोनों झगड़ रहे हैं, एक विडो है, एक डिवोर्सी है, एक अनमैरिड डॉटर है, फाइनेंशियल डिस्पैरिटी है। तो इस चीज के लिए मैं कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करूंगा? प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए विल इस केस के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट कैसे बनाया जाएगा? तो ट्रस्ट का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होगा? इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत होगा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट में कोई प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। तो क्या चीज प्राइवेट बनाएंगी और क्या पब्लिक बनाएंगी, वो उसकी ड्राफ्टिंग बनाएगी। ड्राफ्टिंग में कौन से क्लॉज मुझे ध्यान रखने हैं? मुझे 2 क्लॉज ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले बेनिफिशियरीज का और बेनिफिट का। यदि बेनिफिशियरीज किसी ट्रस्ट डीड के अंदर स्पेसिफाइड है, मेंशन्ड है, तो उस केस के अंदर वो ट्रस्ट क्या हो जाएगा? प्राइवेट हो जाएगा। वाष्णव सर जी। और यदि मैंने बेनिफिट को भी क्वांटिफाई कर दिया है तब भी मेरा ट्रस्ट क्या हो जाएगा? प्राइवेट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रस्ट प्राइवेट है या पब्लिक है, इसका डिटरमिनेशन मैं कैसे करूंगा? उसके बेनिफिट टेस्ट से और बेनिफिशियरीज के टेस्ट से करूंगा। वही मुझे ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग ए ट्रस्ट। क्लियर? इसके अलावा मुझे किस चीज का ध्यान रखना है? सबसे पहले ट्रस्टीज को इंक्लूड कैसे किया जाएगा, एक्सक्लूड कैसे किया जाएगा, इस तरीके की व्यवस्थाएं मुझे बतानी है। ट्रस्ट के अंदर कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इस तरीके का प्रावधान मुझे ढंग से ध्यान रखना है। कब ट्रस्ट का समापन होगा, ये चीज मुझे उस चीज के अंदर बतानी है, ट्रस्ट डीड के अंदर। और किस कंडीशन के अंदर मेरे ट्रस्टी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो डिस्क्वालिफिकेशन मुझे अपनी ट्रस्ट डीड में मेंशन करनी है। यदि इन चीजों का मैंने ध्यान नहीं रखा तो ध्यान रख लें,
ट्रस्ट बनाने के बाद आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे पूरे एओपी और बीओआई के का जो जिस्ट है, या जिसे कहता हूं कि जो सेंटर पॉइंट है, वो क्या है कि ड्राफ्टिंग ऑफ द बेस्ड डॉक्यूमेंट पे ही ये पूरा कंसेप्ट घूम रहा है कि वो आपका प्रूडेंटली प्रोफेशनली ड्राफ्टेड होना चाहिए, चाहे वो एओपी का एग्रीमेंट हो, चाहे बीओआई का फॉर्मेशन हो, चाहे वो आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस का एग्रीमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट ट्रस्ट का फॉर्मेशन हो। यहाँ पर ड्राफ्टिंग ऑफ द बेस्ड डॉक्यूमेंट आपको ढंग से करना है। एक क्वेश्चन और मुझसे पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्या ओरल ट्रस्ट हो सकता है। अब मैं ट्रस्ट पे आ रहा हूँ। तो ट्रस्ट के सबसे पहले मैं एग्रीमेंट्स इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। वाशने जी ने मुझे बताया कि किसी काम से हरिद्वार जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। मैंने वाशने जी को 1100 रुपए दिए, मैंने कहा जी गंगा जी को आप चढ़ा दीजिए। ये ओरल ट्रस्ट का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि ट्रस्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है? देयर शुड बी ए ऑथर, यानी पर्सन हु इज गोइंग टू डिक्लेयर, हु इज गोइंग टू एक्सप्रेस हिज विल। ऑथर मैं हो गया ना। दूसरी क्या है? देयर शुड बी ए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? 1100 रुपए की। देयर शुड बी ए ट्रस्टी। ट्रस्टी कौन हो गए? वाशने जी। देयर शुड बी ए बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन हुआ? गंगा मैया। तो मेरे सारे, अब यहाँ पे ट्रस्ट डीड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ओरल ट्रस्ट हो गया। तो ट्रस्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ट्रस्ट और एओपी को डिस्टिंक्ट करने के लिए मुझे इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो वाशने जी ने उस समय क्वेश्चन पूछा था, वाशने जी, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि वो ट्रस्ट का निर्माण नहीं हुआ। ट्रस्ट का निर्माण के लिए ट्रस्ट के इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है, जो मैंने आपको बताए। सबसे पहले ऑथर, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा ट्रस्टी, चौथा बेनिफिशियरीज, और पांचवा मैंने क्या बताया? डीड। यहाँ पे डीड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ओरल ट्रस्ट भी हो सकता है, लेकिन प्रोविजन क्या कहते हैं मेरे एक्ट के, कि यदि मैंने कोई एक्सप्रेस की है अपनी डिजायर, कोई इच्छा या विल ओरली की है, तो उसको 3 महीने के अंदर मुझे उसको राइटिंग में कन्वर्ट करना है। या तो मैं करूं, यानी द पर्सन हु इज गोइंग टू एक्सप्रेस हिज विल, या ट्रस्टी करेंगे, तब वो ट्रस्ट मेरा ओरल जो मैंने डिक्लेयर किया था, वो ट्रस्ट उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके की वो रिटन ट्रस्ट करता। तो कहने का मतलब है ओरल एज वेल एज द रिटन ट्रस्ट, दोनों ट्रस्ट मेरे वैलिड है इन द आईज ऑफ लॉ। अब जब मैंने प्राइवेट ट्रस्ट का निर्माण किया, चाहे वो मेरे अनमेरिड डॉटर के लिए किया, या मुझे चिंता है कि मेरे लड़के का शादी अभी नहीं हुई है। सेठी सर 2 मिनट, लास्ट के 5 मिनट है, बहुत क्रूशियल है इस समय। नहीं, मैं सुन रहा हूं सर, आपको सुन रहा हूं। मेरे लड़के का ब्याह नहीं हुआ है, अब मेरे जीवन का पता नहीं है कि वो मेरा जीवन कितना चलेगा, तो मैंने ट्रस्ट बना दिया अपने संपत्ति का। उसका उद्देश्य क्या है? कि लड़के की शादी कराना, पहला उद्देश्य, उसका खर्चा करना, और उसके बाद उसके संतानों की शिक्षा का खर्च उठाना। अब यहाँ पे संतान तो हुई नहीं है, कितना खर्च होगा ये मुझे पता है? नहीं पता नहीं। तो मैं एक उदाहरण देके बता रहा हूँ। दूसरा उदाहरण बताता हूँ। एक मेरी लड़की है, अनमेरिड है, उसकी उम्र 40 साल की 35 साल की हो चुकी है, अब शादी की कोई संभावना नहीं है। जो और बच्चे हैं वो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और लेंगे भी तो ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे मुझे नहीं पता। तो मैंने 1 करोड़ रुपए की एफडीआर बना के ट्रस्ट के नाम से कर दी। और ट्रस्ट के उद्देश्य क्या है? कि उसका जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट वो मेरे अनमैरिड डॉटर को दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाओं की टैक्सिंग प्रोविजन कैसे लगेंगे? तो टैक्सिंग प्रोविजन को समझने से पहले मैं ट्रस्ट के प्रकार को समझूंगा। ट्रस्ट के प्रकार मेरे कितने हुए? 2 प्रकार के प्राइवेट ट्रस्ट हुए, एक हुआ स्पेसिफिक और दूसरा कैसा हुआ? डिस्क्रिशनरी। स्पेसिफिक ट्रस्ट वो होता है जहां मैं बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर दूं, यानी जैसे मैंने डॉटर के केस में बताया, बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई थी, बेनिफिट आइडेंटिफाई था कि बैंक में जो 1 करोड़ रुपए की एफडीआर है, उससे मिलने वाली ब्याज वो किसके पास जाएगी? बेटी के पास। तो इस केस के अंदर वो ट्रस्ट कैसा कहलाएगा? एक्सप्रेस। अब मैंने दूसरा एक फ्लेवर बताया कि मेरे बेटे की शादी का खर्चा और उसके बच्चे की एजुकेशन का खर्चा करने के लिए मैंने वाशने जी को एक उदाहरण दे रहा हूँ, वाशने जी आप इसको माइंड ना करें, जी ट्रस्टी बना दिया। साथ में नरेंद्र ओझा जी एक लीगल फर्म है जिसका नाम है NO एंड एसोसिएट्स, LLP है ये,
और देश की बड़ी लीडिंग फर्म है। ये मैंने एक ट्रस्टी बनाई है। तो इंडिविजुअल है, तो ये भी तो हो सकता है कि जैसे मेरा जीवन कम है तो वाष्णेय जी के भी जीवन की मैं गारंटी क्या ले सकता हूँ। लेकिन एनओ एसोसिएट्स की तो मैं जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। एनओ ओझा जी कहाँ चले गए, जरा इनको अनम्यूट करें। ओझा, नरेंद्र ओझा भाई, ओझा जी, ओझा जी, समझ रहे ना सर? हाँ जी, हाँ जी, सर। तो ओझा जी कहाँ हो? मैंने लूथरा को अपॉइंट कर दिया एक ट्रस्टी। मैं एग्जांपल बदल रहा हूँ, ठीक है वाष्णेय जी? जी 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 वाष्णेय जी, हाँ सर। लूथरा को कर दिया सॉलिसिटर को, जी वो तो जिंदा रहेगा ना सर? बिल्कुल सर। है? हाँ अब सर। उसका काम क्या है कि करना, तो ये अब यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है? खर्च उठाने की जिम्मेदारी है लूथरा की, ठीक है सर? जी और डिस्क्रिप्शन किसका है? मेरा नहीं है, क्योंकि अभी तो पता नहीं बच्चे की शादी होगी या नहीं होगी, उसके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, सब कुछ जो अनसर्टेन है। तो सारी की सारी डिस्कशन किसके पास चल रही है? लूथरा के पास। और वो लूथरा के फंक्शन किस तरीके से होंगे? एज पर माई ट्रस्ट डीड। सारी व्यवस्था करके जाऊंगा कि शादी हुई तो क्या होगा, शादी नहीं हुई तो क्या होगा, बच्चे हुए तो क्या होगा। वाष्णेय जी सुन रहे हैं ना आप? नहीं बच्चे हुए तो क्या होगा। सारी व्यवस्थाएं यदि मैं ट्रस्टेड डीड में कर पाता हूं तब तो मैं एक अच्छा ड्राफ्टर हूं, अच्छा कंसल्टेंट हूं। अदरवाइज मेरे और एक मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं। समझ में आया आपको? तो मेरे प्राइवेट ट्रस्ट कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए, एक स्पेसिफिक और दूसरा डिस्क्रिशनरी। इनको टैक्सिंग प्रोविजन में मैं कैसे लेके आऊंगा, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है, टेबल से ही मैं समझा देता हूं, बाकी तो लंबी कहानी है। कि अब मुझे देखना है कि प्राइवेट और डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब दोनों चीजों में मैंने देखी, मैंने आपको एग्जांपल बताया था ज्वेलर का। सेठी सर आपको याद है? हाँ जी। 10 करोड़ की सेल है लेकिन बच्चा अर्नेस्ट एंड यंग में काम कर रहा है, कोई दुकान में बैठने के लिए नहीं है। अब तो ये ट्रस्ट क्या करेगा? मैंने लूथरा को उसका कस्टोडियन बना दिया कि जीवन में तो मैं उस व्यापार को करूंगा। उसके बाद लूथरा के द्वारा अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति उस व्यापार की गद्दी पे बैठेगा जिसको की तनख्वाह उस व्यापार की आमदनी में से दी जाएगी। लेकिन वाष्णेय जी, जेठी सर, हाँ सर। लेकिन मैं क्या लगा रहा हूं? उस व्यापार से होने वाली जो आमदनी है उसका इतना हिस्सा तो मेरे बेटे को और इतना हिस्सा उसकी बेटी को जाएगा। तो ये केस कैसा हुआ कि स्पेसिफिक ट्रस्ट वेयर इन द बिजनेस इज बीइंग कैरिड ऑन बाय ए प्राइवेट ट्रस्ट। ये किससे कहानी वाले सेमिनार नहीं है सर, बड़ी सीरियस सेमिनार है। सही बात। जिसको इंटरेस्ट आ रहा है वो मजे लेके देखा, वो बहुत कुछ लेके जाएगा, टेक अवे बहुत होंगे। और जिसने केवल 2 सीपी आवर लेनी है उसके लिए बेकार है, वो कहेगा किस कपटी के पल्ले पड़ गया। ठीक बात है, 2 घंटे। ठीक बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा जो स्पेसिफिक ट्रस्ट के 2 क्लासिफिकेशन हुए, एक हुआ वो ट्रस्ट जो कोई बिजनेस कर रहे हैं, और वो दूसरा ट्रस्ट कौन सा हुआ जो बिजनेस नहीं कर रहा है। तो टैक्सिंग प्रोविजन कैसे होगा? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, लड़की का दिया 1 करोड़ की एफडीआर है, लड़की के नाम आएगी, तो ऐसे केसेस में उसके टैक्सिंग प्रोविजन क्या होगा? या तो वो टैक्स होगी लड़की के हाथ में, वाष्णेय जी जी सर, या वाष्णेय जी के हाथ में टैक्स होगी क्योंकि वाष्णेय जी उसके ट्रस्टी है। तो यहाँ पर ये सवाल नहीं है, मैंने आरए बार मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। आरए का मतलब ये नहीं है कि वाष्णेय जी की जो 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए की चार्टर्ड अकाउंटेंसी से इनकम है उस पर भी टैक्स लगेगा, वो वाष्णेय जी अपनी कैपेसिटी में देंगे। यहाँ पर वाष्णेय जी की कैपेसिटी क्या है? जो कैपेसिटी वो है जो शोभित की है। शोभित को वाष्णेय जी ने क्या बोला है कि नहीं सर, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी आरए कि तू जाके देख क्या कौन आया है। तो वाष्णेय जी का काम है ट्रस्ट की इनकम पे टैक्स देने का, न कि अपनी इनकम को भी ट्रस्ट की इनकम से शामिल करके उसके ऊपर टैक्स देने का। मैं प्रोविजन को बड़े ढंग से बता रहा हूं आपको। आरए का मतलब ये है आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लड़की की इनकम पे जो या तो लड़की टैक्स देगी या कौन देंगे? वाष्णेय जी जिम्मेदारी लेंगे क्योंकि ये ट्रस्टी हैं उस ट्रस्ट की इनकम पे। तो सेक्शन कौन सी लगी? सेक्शन 161 और सेक्शन लगी दूसरी 165। समझ में आया? 165 में वो असेस किसके हाथ में होगी? सीधी लड़की के हाथ में, यानी बेनिफिशियरी के हाथ में। लेकिन 161 में एसेस कब होगी?
वो किसके हाथ में होगी? वार्ष्णेय जी के हाथ में। अब इस केस में तो वार्ष्णेय जी का असेसमेंट करना बड़ा इजी है, क्योंकि लड़की है एक। सपोज मेरी लड़की है 3, एक लड़की रह रही है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी लड़की ब्याई है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, और तीसरी लड़की कुछ नहीं काम कर रही। वार्ष्णेय जी समझना है मेरा दर्द। अब ऐसे केस में वार्ष्णेय जी के हाथ में वो कैसे असेस होगी इनकम? तो असेसिंग ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा? तीनों लड़कियों का पर्सनल टैक्स स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से जो टैक्स बनता था वो टैक्स की वसूली वार्ष्णेय जी से होगी। वार्ष्णेय जी समझे ना मेरी बात को? जी जी जी। तो ये केस मेरा किस सेक्शन में आया? सेक्शन 161 में। यानी असेसमेंट एक फ्रेम होगा, लेकिन उसके अंदर जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनके असेसमेंट और होंगे, और उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए एक असेसमेंट इन हैंड्स ऑफ द ट्रस्टी फ्रेम होगा। तो मेरी सेक्शन कौन सी लगी? 161। दूसरा केस क्या है कि मैंने कहा छोड़, वार्ष्णेय जी को हटा, मैं तीनों लड़कियों के हाथ में फ्रेम कर देता हूं। तो मेरी सेक्शन कौन सी लगी? 165। और यहाँ पे 166 सेक्शन क्या कह रही है? यदि मैंने 165 सेक्शन लगा ली तो अब मैं 161 सेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। ये सेक्शन का मैंडेट है क्या? 166 का। क्लियर? अब मैं डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट पे आ गया। यदि मेरा ये ट्रस्ट जो कि स्पेसिफिक ट्रस्ट है कोई बिजनेस कर रहा है तो मुझे एमएमआर से टैक्स देना है। और डिस्क्रिशनरी जितने भी टैक्स हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं या नॉन बिजनेस है, उस केस के अंदर मेरे टैक्सिंग प्रोविजन लगेंगे। कैसे? एमएमआर की रेट से। तो ये मैंने आपको संक्षेप में जितना मेरे लिए संभव था, जितनी मेरी सरल भाषा हो सकती थी, उसके द्वारा मैंने आज आपको एओपी और बीओआई के जो विभिन्न फ्लेवर थे उससे रिलेटेड प्रोविजन को मैंने आज अपने घर में समझाने का प्रयास किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो क्रेडिट गोस टू माय गुरु डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जिनके आशीर्वाद, जिनकी सद्भावना से मैं कुछ समझ पाया, कह पाया, और यदि मैं नहीं समझा पाया तो ये मेरी मूल मति है। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब। मैं अपने सेमिनार को, इस डिस्कशन को समाप्त करूंगा। अब कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, मैं देख लेता हूँ कोई सवाल है क्या। भट्ट साहब अब तो नहीं आवाज गूंज रही? आवाज गूंज रही है सर आपकी। और पीछे अब गूंज रही है? अभी भी गूंज रही है। माय गॉड। मैं पहले तो सभी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा अपने जो अनम्यूट कर लें अपने आप को, अपने आप को अनम्यूट कर लें सभी लोग। हेलो, कोई भी मेंबर जो हमारी स्टडी सर्कल की परंपरा रही है कि कोई भी मेंबर आकर के 2 शब्द बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं अपने सभी मेंबर्स का। कोई भी जो भी बोलना चाहते हैं तो स्वागत है उनका, प्लीज। और सभी लोग अपने सिस्टम्स को अनम्यूट कर लें, प्लीज। सभी लोग अपने सिस्टम को अनम्यूट कर लें। कोई बोलना चाहेगा सर? हाँ भट्ट जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ बोलो भाई बोलो। मैंने कहा भट्ट साहब ने जो भी हमारे को बताया, समझाया, 2-3 बातें कही। लोग अपनी बाइबल को नहीं पढ़ते। हाँ जी। तो अब ये बाइबल खोलने का एक ऐसा टाइम दिखाया है ना, जो हमारा जो कोरोना ने, तो इसमें काफी आत्ममंथन करने जैसी बातें आई हैं दिमाग में। तो एओपी बीओआई सुना, टैक्सेशन सुना, सभी सुना, मगर एक यही सजेशन सब आपस में हम लोगों को कि भाई हमारे को अपने लिए सेल्फ टाइम रखना चाहिए। ये बाइबल पढ़नी पड़ेंगी, एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, और जो भी समझे तभी बताएं आगे क्लाइंट को ना। बहुत आराम से जो है किसी चीज को कहे ना, एक्नॉलेज ना करें, जो बात गलत भी होती है तो भी। अब ये एओपी बीओआई भी वही चीज है कि कम समझ के, और आदमी जो है ना बिना वजह गाइड करता रहता है। तो आज ये भट्ट साहब को सुनाइए, समझाए काफी हद तक। एक बार सुना, 2 बार, तीसरी बार ये समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ समझ रहे हैं हम। जी जी जी, थैंक यू सीताराम जी। हैं? तीसरी दफा सुन रहे हैं आपको? हाँ, वो राजेश अग्रवाल जी की सारी हुई थी, वो सुनी थी मैंने। और कुछ डिफरेंट आज तो डिफरेंट मिला होगा आपको कुछ?
नहीं, हाँ, डिफेक्ट तो आपने कहा ना, मजा, फ्लेवर आपने डिफरेंट अलग है ना, आज अलग बोला है मैंने सर। हाँ, वो भाटिया के समोसे भी खिला दिए आपने, सब खिला हाँ जी, दिया। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कुछ और लोगों के मैसेज हैं जी। एक बहाब नकवी जी हैं, वो आपको थैंक्स बोलते हैं भट्ट साहब जी, मेरा उनको नमस्कार। अवेश गुप्ता जी की ने नाइस लेक्चर लिखा है। रामचंद्र हेगड़े ने थैंक्स एंड डिटेल्स नाइसली। ऋषभ जैन लिखते हैं भट्ट सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छा समझाया है। गुंजन अग्रवाल जी लिखती हैं थैंक्स सर, मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट गॉट क्लियर। विकास जी लिखते हैं वंडरफुल डेलिवरेशन बाय भट्ट सर। एक नाम नहीं आ रहा है, वेरी इंटरेक्टिव सेशन, काइंडली शेयर द पीपीटी ऑफ टुडे एंड यस्टरडे सेशन। और सर मैं एक मिनट रुक जाऊं आशीष जी, 2 मिनट आपको रोक रहा हूं। सर मेरा कोई पीपीटी शेयर करने से कोई परहेज नहीं है जी, लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी की ओपिनियन लेके पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका माइंड जो है रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है। एग्जैक्टली। मैं आपको बता दूं, मेरी पीपीटी मत पढ़िए। अच्छा, वैसे भी पीपीटी के अंदर सारी चीज नहीं होती, आउट ऑफ द पीपीटी बहुत सारी चीज होती है, जितनी भी डेलिब्रेशन का पार्ट होता है पीपीटी इज जस्ट ग्लिम्प्स। सर आप पीपीटी देख रहे हैं, मैंने पीपीटी इसमें से कितनी लाइन पढ़ी है? आप एक लाइन नहीं पढ़ी है मैंने। जी। मीनाक्षी शालवान जी कहती हैं थैंक यू सर, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन, यूजुअली पीपल डोंट टेक अप द सच काइंड ऑफ टॉपिक्स, वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। नरेंद्र ओझा जी टैक्सेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग जॉइंट वेंचर्स हो गया। ओजस मोदी कहते हैं थैंक यू सर, टॉपिक आर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। और अभी रामचंद्र हेगड़े कहते हैं शेयर योर ट्यूब सर, यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब पे मैं शेयर करूंगा, ये दोनों आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, दोनों दिन के प्रोग्राम। विकास जी कहते हैं बट स्टडीज स्टार्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है सर पीपीटी। विकास जी कहते हैं इनको जो अपनी प्रैक्टिस जो स्टडी स्टार्ट करने के लिए इनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, जो उनके की पॉइंट्स हैं। तो ये तो आपके mkbhatt.com पे भी सारी पीपीटी आपको वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं, सब मिल जाएंगे सर। वहां पे सारी इनकी mkbhatt.com पे आप जाकर के आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि सबको पता है कि भट्ट साहब हमारे ना सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक बहुत बड़े संगीतकार भी हैं। आपने संगीत में विशारद की डिग्री हासिल की हुई है, जो कि इक्विवेलेंट टू पीएचडी होती है ना सर? सर मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, दैट्स ऑल। तो एक विशारद की डिग्री हासिल की हुई है शास्त्रीय संगीत में, और उसमें तो मैं एक निवेदन करूंगा कि जाते जाते 2 लाइनें अपने श्री मुख से आप बोले। मैं आज लाइन कोई भी नहीं बोल पाऊंगा, और मैं बस आपको 2 लाइन जरूर आपने बोला है तो मैं शायरी 2 शब्द बोलूंगा। कोई भी हो। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि मैंने जिस चीज पे स्टार्ट किया कि अभी इतने करीब लगभग 20 साल हो गए मुझे पब्लिक फोरम पे बात करते हुए। अभी तक जितने भी मैंने टॉपिक लिए हैं सारे स्ट्रेंज टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। जी। तो उसकी वजह क्या है तो मैं बता देता हूँ, वो वजह क्या है उसके लिए मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ। और यही मेरे प्रैक्टिस का और मेरे प्रोफेशन का एक गुरु मंत्र है। वो गुरु मंत्र क्या है वो मैं बोल रहा हूँ आपको। गिरी है जिस शाख पर बिजलियां जमाने की, गिरी है जिस शाख पर बिजलियां जमाने की, और हमें भी जिद है वही आशा बनाने की। तो प्रोफेशन के अंदर जो चैलेंजेस हैं आप उन पे ज्यादा ध्यान दो। इजी चीज तो हर एक आदमी कर रहा है, तो आप उन एरियाज पे अपना फोकस करो जहाँ लोग काम नहीं कर रहे या जहाँ पर काम किया जा सकता है, बजाय उन एरियाज पे काम करने के लिए जहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं। तो यही मेरा अपने सब फ्रेंड्स को मैसेज है कि आप नए टॉपिक लें, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करें, अपनी स्टाइल बनाएं बजाय किसी की स्टाइल को नकल करने के लिए। यही मेरा पीपीटी मांगने वालों से निवेदन है। पीपीटी मैं दे दूंगा, मेरी पीपीटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा, आपका भी संतोष हो जाएगा, लेकिन आपको समझ जब भी आएगी जिस दिन आप काम करेंगे। पीपीटी से आपको केवल लग रहा है बोरोड ओपिनियन जिंदगी में सबसे ज्यादा खतरनाक होती है सर। मुझे गुरुजी ने क्या बताया कि
वजह किसी आदमी को पर्चा लिखने से पहले अपना पर्चा लिखो, उसके बाद देखो दूसरे डॉक्टर ने क्या लिखा है। मोमेंट यदि आपने दूसरे डॉक्टर का पहले पर्चा पढ़ लिया तो आप अपनी ओपिनियन नहीं बना पाएंगे, पुरानी ओपिनियन ही आप दे पाएंगे। एग्जैक्टली। एक और हमारे मेंबर है ऋषभ जैन जी, वो कहते हैं भट्ट साहब थैंक्स फॉर द शेयरिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हिच वी डू नॉट फाइंड इन द बुक्स एनीवेयर एल्स। सर ये मेरा प्रेजेंटेशन आपको कहीं किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली वही वो कहना चाहते हैं कि आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो किसी भी किताब में अवेलेबल नहीं है। भवेश गुप्ता जी कहते हैं बहुत जबरदस्त बात कही आपने भट्ट साहब। धन्यवाद। अब समय भी हमारा काफी हो चुका है, तो सेठी जी हैं लाइन पे? सेठी जी, हाँ जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप कुछ 2 शब्द बोलें सर। हाँ जी, आप 2 शब्द बोलें सर कुछ। भाई 2 शब्द तो अब ऐसा है ना कि अभी आज जो 2 ये सेमिनार थे कल और आज का, हाँ, ये जो थे बहुत ही इंटरैक्टिव और बहुत ही एक तरह से आई ओपनर थे। मेरे ख्याल तो जो एक कमेंट आया था कि ये चीजें किताबों में नहीं मिलती, और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल एकदम जो है पूरा एक्चुअल एक्सपीरियंस है जो असेसिंग ऑफिसर के सामने बैठ के इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो अपने क्लाइंट के लिए इन्होंने पर्सनली फील किया है, और जो इन्होंने अप्रोच ली और उसको तो आगे जाके उसमें सक्सेसफुल रहे और असेसमेंट जो है अपने क्लाइंट्स के फेवर में लेके आए। इसके लिए सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया है इसके लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। दूसरा, अब इस सब से हटके मैं एक चीज ये कहूँगा कि जो हालात हैं जिसको लेके आज हमें ये वेबिनार में बैठना पड़ रहा है, आज वासनी जी कह रहे हैं कि जाओ अब जाने का टाइम हो गया, पहले तो ये और गुलाब जामुन खिलाए बगैर भेजते नहीं थे हैं? अब वो दिन तो चले गए मेरे ख्याल। अब नहीं, आप बहुत जल्दी आएंगे, चिंता ना करो, आपको आशीर्वाद रहेगा, बहुत जल्दी आएंगे सर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सर देखो, सर्विस सेक्टर जो है सबसे आगे है इस टाइम, वो भी एक तरीके से एक जो है बाकी सब सेक्टर्स के साथ करना मिला के चलता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से बाहर निकलना करना चाहिए जितना जरूरी है। उसके अलावा जितना वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, तो स्टे एट होम, स्टे सेफ, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। मेंबर हमारे बोलना चाहेंगे? अभी वहाब नकवी जी मैं देख रहा था ऑनलाइन थे। वहाब नकवी जी, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। मैं एक मिनट आपका लूंगा। वाशनी जी, मैं कह रहा था कि जो वेबिनार का सिस्टम है मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगता है। हाँ, ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो वो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे जहाँ तक अपनी कैपेसिटी को एनालाइज करने वाली बात होती है तो मुझे लगता है कि मेरी यहाँ पे कैपेसिटी ज्यादा लगती है। मुझे सेमिनार में टाइम पास करना बड़ा इजी लगता है। वेबिनार में मुझे संभल के बोलना पड़ता है, और मुझे एक वेबिनार को एड्रेस करने के लिए मुझे कितना पढ़ना पड़ता है मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। मैं आगे से वेबिनार ही रखूंगा सर। सेमिनार एड्रेस करना बड़ा इजी है क्योंकि वहाँ पे किससे कहानी सुना के मैं बाहर निकल जाता हूँ। यहाँ पे तो सारा रिकॉर्ड पे होता है, तो एक एक शब्द को बड़ा तोड़ के बोलना पड़ता है। जी 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 सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब आपका कि जो आज आपने इतना इंटरेक्टिव सेशन बनाया और अपनी जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस थे वो हमारे साथ शेयर किए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी मेंबर्स का जिन्होंने इस सेशन को इतना इंटरेक्टिव बनाया। अब मैं नरेंद्र ओझा जी से निवेदन करूंगा फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए वो अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। आ रही है? हम बिल्कुल आ रही है। हेलो, नहीं गुजरी, बोलो। नॉलेज the Hind Mahasagar of the for your knowledge delivered to us for today. We are very कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है शायद नरेंद्र ओझा जी आपके उसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, आवाज आ नहीं पा रही प्रॉपर।
एनीवे मैं समझ रहा हूँ आप जो देना चाह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपकी जो वास्ट नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो रियली सैल्यूट के लायक है। वी सैल्यूट, वी ऑल मेंबर सैल्यूट टू योर नॉलेज। और आपका जो एक देने की जो आपकी अभिलाषा है, जो आप हर समय बेझिझक अपने विचारों को शेयर करते हैं, देते हैं, जो क्योंकि विद्या दान करने से ही बढ़ती है लाइफ में। अगर विद्या का जब तक आप दान नहीं करेंगे आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। तो जो आपकी भावना है कि विद्या दान करने की, और वी रियली सैल्यूट टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेंबर्स का। थैंक यू वेरी मच। Thank you. If you have any questions for me after this session also, reach out to me on LinkedIn